हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के इनकम टैक्स के सारे अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फ्रॉम May 2025 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। अब जो हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा वो असेसमेंट ईयर 25-26 यानी प्रीवियस ईयर 24-25 होगा, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2024 लागू किया जाएगा। और फाइनेंस एक्ट 2024 दो आए थे, एक नंबर 1 और एक नंबर 2, क्योंकि इलेक्शन ईयर था एंड देयरबाय एक इंटरिम बजट आया था और एक फुल बजट आया था। तो इस सेशन में हम जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं जो फ्रेशली एप्लीकेबल होंगे May 25 एग्जामिनेशन वालों के लिए, September 25 एग्जामिनेशन वालों के लिए एंड January 26 एग्जामिनेशन वालों के लिए, वो सारे कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे ही हम अमेंडमेंट सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है सर बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं क्या, हमने सुना था इस बार बहुत कुछ बदल गया है। तो देखो, इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन अमेंडमेंट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, यानी हम बहुत आराम से इन अमेंडमेंट्स को कवर कर सकते हैं बहुत क्विकली, जिसमें इंपैक्ट बड़ा है। इसीलिए सुनने में आता है कि बहुत कुछ बदल गया, बाकी ऐसे बहुत कुछ नहीं बदल गया। स्ट्रक्चर, बेस, लॉजिक सब कुछ वही रहता है, कुछ नंबर्स, कुछ लिमिट्स, कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती है। तो हम चैप्टर वाइज सीक्वेंस में जहां जहां जो जो बदलाव हुआ है उसे एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारी टैक्स रेट्स। सर टैक्स रेट्स में क्या चेंजेस हुए हैं? इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की जो स्लैब रेट्स होती है वो डिफॉल्ट रिजाइम में अपडेट हो गई है। ओनली इन डिफॉल्ट रिजाइम में अपडेट हो गई है। अभी तक आप क्या पढ़ते थे प्रीवियस ईयर 23-24 में कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 पे 5% लगेगा, 6 से 9 पे 10% लगेगा, 9 से 12 पे 15% लगेगा, 12 से 15 पे 20% लगेगा और 15 से ऊपर जाने पे 30% लगेगा डिफॉल्ट रिजाइम में। ये डिफॉल्ट रिजाइम में प्रीवियस ईयर 24-25 में अपडेट हो गया है। ये स्लैब्स चेंज हो गए हैं और अब नए स्लैब्स क्या बन गए हैं आपको वो याद रखने हैं, पुराने स्लैब्स भूल जाइए। पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख पे 5% है, 7 से 10 लाख पे 10% है, 10 से 12 लाख पे 15% है, 12 से 15 लाख पे 20% है और 15 से ऊपर जाने पे 30% है। 25% की पहले भी कोई रेट नहीं थी, अभी भी कोई रेट नहीं है, यानी कि खाली जो 6 लाख था उसे अपडेट करके 7 लाख कर दिया है और जो 9 लाख था उसे अपडेट करके 10 लाख कर दिया है। यानी कि स्लैब्स में थोड़ा और रिलैक्सेशन दे दिया है कि आपका उससे थोड़ा टैक्स कम निकल के आने वाला है। जिसमें सर ऑल्टरनेटिव सिस्टम में भी कोई चेंज हुआ है क्या? कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि जब आप ऑप्ट आउट करते हैं फ्रॉम डिफॉल्ट रिजाइम तो टैक्स रेट वही है, यानी 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20% और 10 से ऊपर जाने पे 30% एप्लीकेबल किया जाएगा। आप ये बात जानते हैं कि डिफॉल्ट रिजाइम में एज हो या रेसिडेंट हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन ऑल्टरनेटिव रिजाइम में ये मैटर करता है, क्योंकि एज 60 इयर्स और मोर हुई तो 2.5 की जगह स्लैब 3 का हो जाता है और एज 80 इयर्स और मोर हुई किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल की तो स्लैब 3 की जगह 5 लाख का हो जाता है। वो वैसे ही है, डिफॉल्ट रिजाइम में ही आपका स्लैब अपडेट किया है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 to 7 पे 5%, 7 to 10 पे 10%, 10 से 12 पे 15%, 12 से 15 पे 20% एंड अबव 15 30%। जिसमें यहां पर जो हमने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर हमने आपको ये भी बताया कि 60 इयर्स और मोर है बट लेस देन 80 इयर्स है तो डिफॉल्ट रिजाइम में तो वही रहेगा ना, 3 से 7, 7 से 10, लेकिन ऑप्शनल रिजाइम में 2.5 लाख की जगह वो 3 लाख हो जाएगा, वो आप पहले से ही जानते हैं। एंड ऐसे ही 80 इयर्स और मोर है तो डिफॉल्ट रिजाइम में तो वही 3, 7, 10, 12, 15 वही रहेगा, लेकिन ऑप्शनल रिजाइम है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता और 5 से 10 पे 20% होता है और 10 से ऊपर जाने पे आपका 30% होता है। यानी कि इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP के डिफॉल्ट रिजाइम के स्लैब्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स चेंज हो गए हैं और कोई चेंज नहीं हुआ है इनके बेस टैक्स कैलकुलेट करते वक्त। हालांकि एक सर्कुलर जो हम पढ़ा करते थे विच वाज रेलेवेंट ओनली इन ओल्ड रिजाइम, खाली ऑप्शनल रिजाइम में जो ये सर्कुलर रेलेवेंट होता था उस सर्कुलर में नेचुरली एक अपडेट हो जाएगा कि सर अभी तक आपको बोला जाता था 60 इयर्स और मोर में जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 1964 ध्यान में रखो। अब क्योंकि एक साल आप ऐड कर रहे हो
तो देयर बाई वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो अब याद क्या रखोगे, 1 अप्रैल 1965। यानी कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1965 है, रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, या डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1965 के पहले है, तो उस केस में उसका स्लैब 3 लाख का होगा। लेकिन अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1965 या उसके बाद है, तो उसका स्लैब 2.5 लाख का होगा। वैसे ही अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1945 या उसके भी पहले है, तो उसका स्लैब 5 लाख का होगा। दिस इज रेलेवेंट ओनली इन ओल्ड रिजाइम। यानी इसे समराइज करें तो 1 अप्रैल 1945 या उसके कभी भी पहले 5 लाख के हिसाब से, 1 अप्रैल 1945 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 1965 तक 3 लाख, और 1 अप्रैल 1965 के बाद कभी भी इट विल बी 2.5 लाख। इफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 इन ओल्ड रिजाइम। बाकी डिफॉल्ट रिजाइम के अंदर तो जैसा आपने पढ़ा 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने जो बेसिक टैक्स हम निकालते हैं उसके अपडेट की बात की। सर सरचार्ज में कोई अपडेट है? नहीं। मार्जिन लीव के कॉन्सेप्ट में कोई अपडेट है? नहीं। सर रिबेट में कोई अपडेट है? नहीं। 4% सेस वैसे का वैसे ही रहेगा, किसी भी और चीज में और कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रिबेट में आपका जो कैलकुलेशन जैसा था वो कैलकुलेशन भी वैसा ही रहने वाला है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। यानी कि अगर टोटल इनकम 7 लाख तक है तो 25,000 तक का मैक्सिमम रिबेट मिलेगा इन द डिफॉल्ट रिजाइम, एंड अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 तक का रिबेट मिलेगा इन ओल्ड रिजाइम। वैसे का वैसे ये चेंज नहीं हुआ। हालांकि ये डिफॉल्ट रिजाइम में चेंज होना चाहिए था, ये गवर्नमेंट को अपडेट करना चाहिए था, इन्होंने अपडेट नहीं किया क्योंकि स्लैब्स बदल दिए, पर रिबेट देने के लिए जो टोटल इनकम 7 लाख की थी वो नहीं बदला। स्लैब्स बदल जाने के बाद जो भी आपने न्यू स्लैब्स सुने उसमें लॉजिकली आप देखोगे तो 25,000 का रिबेट कभी आएगा ही नहीं, 20,000 का ही रिबेट आएगा मैक्सिमम। 25 पॉसिबल ही नहीं है, भले लॉ में लिखा है कि आप 25 तक ले सकते हो, खुद कैलकुलेट करके देखो ना। 0 to 3 पे कोई टैक्स नहीं, 3 to 7 पे 5%, यानी 4 लाख पे 5% करोगे तो 20,000 की अमाउंट निकल के आएगी। तो आपका रिबेट 20,000 से ज्यादा का तो हो ही नहीं सकता ना। तो देयर बाय लॉ में लिखा है 25,000 अभी भी, बट वो रिबेट आपको मैक्सिमम 20,000 की मिलने वाली है, उससे ज्यादा की मिलेगी नहीं। तो ये कोई चेंज नहीं है, ये खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और ओल्ड रिजाइम में वैसा ही है, 5 लाख तक की टोटल इनकम है तो 12,500 तक का हमें रिबेट मिलेगा, जिसमें आप जानते हैं डिफॉल्ट रिजाइम में रिबेट ना मिलने पे रिलीफ मिल जाता है, मार्जिन लीव मिल जाता है, पर ओल्ड रिजाइम में रिबेट ना मिलने पे कोई मार्जिन लीव भी नहीं मिलता है। वो बातें वैसी की वैसी है जैसी आपने पढ़ी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये हमने इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी की पूरी बात कर ली। व्हाट अबाउट पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, लोकल अथॉरिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब सेम है एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में बदलाव है। फॉरेन कंपनी में क्या बदलाव है? 40% की रेट जो आप पढ़ते थे वो फ्लैट 35% कर दिया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है कि फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट अब 35% होगी। सर डोमेस्टिक कंपनी का वैसे के वैसे ही है, लेकिन अब समझो क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं, देयर बाय वो जो हमें टर्नओवर देखना होता है वो -2 इयर्स 22-23 का देखेंगे आप। तो पहले आप प्रीवियस ईयर 23-24 का टैक्स निकाल रहे थे तो आप प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर देख रहे होंगे। अब आप प्रीवियस ईयर 24-25 का टैक्स निकाल रहे हैं तो आप टर्नओवर प्रीवियस ईयर 22-23 का देखेंगे। अगर टर्नओवर 22-23 का 400 करोड़ तक है तो प्रीवियस ईयर 24-25 में जो आपका टैक्स रेट है वो 25% होगा, अदरवाइज वो 30% होगा। और फॉरेन कंपनी में तो टर्नओवर मैटर ही नहीं करता है, आपका टैक्स रेट 40% से हटा के 35% कर दिया है, 35% कर दिया है। बाकी सरचार्ज वही है, मार्जिन लीव का कॉन्सेप्ट वही है, सेस वही है, उसमें कोई अपडेट नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, खाली ये रेट आपकी फॉरेन कंपनी की अपडेट कर दी गई है। तो ये एमसीक्यू वगैरह में प्रोबेबली आपसे पूछा जा सकता है। ये हमने पर्सन स्पेसिफिक टैक्स रेट्स की बात की। अब कुछ टैक्स रेट्स जो हम इनकम स्पेसिफिक पढ़ते हैं, सेक्शन 112, 112A, 111A, 115BB, 115BBJ, 115BBE, ये सारे इनकम स्पेसिफिक टैक्स रेट हम पढ़ते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो इसमें 115BBE अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं है, 115BBJ नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स में कोई चेंज नहीं है, 115BB कैजुअल इनकम में कोई चेंज नहीं है। पर ये जो 3 सेक्शंस हैं आपके कैपिटल गेन्स के, इनमें चेंजेस हैं और इनमें बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं।
ये चेंजेस आपके लिए एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, आप ऐसा समझ के चले। ये जो 3 टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन्स के हमारे टैक्स रेट्स हैं, इन्हें 20 साल में बदला गया है, क्योंकि 20 साल में बजट आया था, देयर बाय 20 साल से इनकी रेट्स अपडेट हुई है। आपको एक डेट याद रखनी है, 23 जुलाई 2024। अपना बर्थ डेट भूल जाइएगा, लेकिन ये डेट मत भूलिएगा। ये डेट आपके लिए बड़ी रेलेवेंट रहेगी आपकी एग्जाम्स में, आपके प्रीवियस ईयर में। जनरली किसी भी प्रीवियस ईयर में रेट सेम होती है पूरे प्रीवियस ईयर में, बट ये यूनिक प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 24-25, जहां 23 जुलाई के पहले रेट अलग थी और 23 जुलाई या उसके बाद रेट अलग है। मतलब एग्जैक्ट 23 जुलाई होगा तो भी न्यू, 22 जुलाई तक होगा तो ओल्ड, तो 23 जुलाई या उसके बाद है तो न्यू रेट। अब इन सेक्शंस में आपने पहले से रेट क्या पड़ी हुई है वो भी याद तो रखनी है आपको। 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन दोस 3 कैपिटल एसेट्स पे रेट आपने 15% पड़ी है, तो 22 जुलाई तक 15% ही रहेगी। सेक्शन 112 में आपने 20% की रेट पड़ी होती है, तो वो 22 जुलाई तक 20% ही रहेगी। सेक्शन 112A में आपने 10% की रेट पड़ी होती है, 22 जुलाई तक वो 10% ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन 23 जुलाई या उसके बाद अगर ट्रांसफर हुआ है, वर्ड क्या यूज किया हमने, ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर डेट, अगर ट्रांसफर डेट 23 जुलाई या उसके बाद है तो आपकी इन तीनों में टैक्स रेट अपडेट कर दी है। 111A में टैक्स रेट 20% कर दी गई है। 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% से बढ़ा के 20% कर दी है। 112 में 20% से गिरा के इसे 12.5% कर दिया है, 12.5% कर दिया है। एंड 112A में 10% से इसे बढ़ा के 12.5% कर दिया है। तो आप देखें सेक्शन 112 पहले 20% की रेट थी और अब 12.5% की रेट है। 112A पहले 10% की रेट थी और अब 12.5% की रेट है। 111A पहले 15% की रेट थी और अब 20% की रेट है। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रैशनलाइजेशन किया है कि 112 हो या 112A हो, अब 12.5% होगी। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बढ़ा दी है कि 15% से बढ़ा के हमने 20% कर दिया है। बट अब एक चीज और, 112A में तो आपने पढ़ा होता है कि 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, 1 लाख के जितना ऊपर जाता है उस पे टैक्स लगता है। इसे इस साल अपडेट कर दिया है, अब वो नंबर 1 लाख नहीं है, 1,25,000 है। 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A होगा, तो उस केस में आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। 112A में जब 1,25,000 से ऊपर चला जाएगा तो जितना ऊपर चला जाएगा उस पे आपको टैक्स रेट लगानी पड़ेगी। यानी 1 लाख हैज बीन अपडेटेड टू 1,25,000। 112 में ऐसा कुछ नहीं होता, 111A में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ 112A में ऐसा होता है, जिसमें भी ध्यान रखना ये जो 1,25,000 की गई है ये एग्जेम्पशन नहीं होता कि इनकम में से उड़ा दिया, इनकम का पार्ट होता है ये। लेकिन जब टैक्स निकालते हैं तो 1,25,000 तक इग्नोर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम। इनकम में तो आप पूरा का पूरा डालते ही हैं, तो अगर आपका 2 लाख का LTCG आया होगा अंडर सेक्शन 112A तो पूरा 2 लाख दिखेगा आपकी टोटल इनकम में। लेकिन जब टैक्स निकाल रहे होंगे तो 75,000 पे ही आप टैक्स निकाल रहे होंगे, यानी 1,25,000 को इग्नोर किया जाएगा, उसे आप एग्जेम्प्ट इनकम नहीं बोलते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स उसे देखा जाता है। इसका इंपैक्ट यही होता है ना कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया तो जितना लॉस आता है वो पूरा सेट कर पाते हो आप। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लग जाता कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का 1,25,000 तक भूल जाओ, पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट होता है, इट इज फुल्ली अलाउड। लेकिन गेन आ गया तो 1,25,000 तक इग्नोर होता है और बचा हुआ पार्ट टैक्स किया जाता है। अगर 22 जुलाई तक है तो 10% और 23 जुलाई या उसके बाद है तो 12.5%। बट इतना बताने पे आपके मन में एक सवाल आना शुरू हो सकता है कि सर ये 1,25,000 पूरे साल का है या 23 जुलाई या उसके बाद का है? ये पूरे साल का है, इट इज फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, ये पूरे साल का है। 1,25,000 में डेट मैटर नहीं करेगी, 1,25,000 पूरे साल का है तो पूरा अपडेट ही हो गया, 1 लाख को भूल जाओ। लेकिन रेट 22 जुलाई तक 10% रहेगी और 23 जुलाई ऑनवर्ड्स 12.5% रहेगी। तो सर अभी भी मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, डाउट ये आ रहा है कि सर ये आपका साल है 1/4/24 से लेके 31/3/25, यहां बीच में एक डेट है
23 जुलाई 2024, जिसके बाद रेट 12.5% हो गई है, और यहां 22 जुलाई तक रेट 10% थी। और जो आप कह रहे हो वो लिमिट पूरे साल की 1,25,000 है। तो सर समझो मेरा जो गेन हुआ है वो 23 जुलाई के पहले हुआ है, 23 जुलाई के पहले हुआ है 2 लाख का, तो 1,25,000 माफ, 75,000 पे 10%, 75,000 पे 10%, क्योंकि 23 जुलाई के पहले ट्रांसफर हो गया। सर समझो मेरा ट्रांसफर 23 जुलाई या उसके बाद हुआ 2 लाख का, तो अगेन 1,25,000 माफ, लेकिन 75,000 पे 12.5%। ये मैंने इजी एग्जांपल दिया जिसमें आपका गेन या तो ट्रांसफर डेट के पहले हुआ था या गेन आपका ट्रांसफर डेट के बाद हुआ था। तो दोनों ही सिचुएशन में 1,25,000 का बेनिफिट मिला, लेकिन पहली सिचुएशन में 10% पे टैक्स लगा और दूसरी सिचुएशन में 12.5% पे लगा। अब आप क्या पूछेंगे कि सर समझो इधर 2 लाख हुआ और इधर भी 2 लाख हुआ, अब क्या 2 बार 1,25,000 मिलेगा? नहीं, टोटल 1,25,000 मिलेगा। अब ये टोटल 1,25,000 मिलेगा तो सर ये इधर सेट करें या इधर सेट करें या प्रोपोर्शनेटली 1:1 के रेशियो में करें, क्योंकि रेट तो अलग अलग है ना, इधर रेट 10% है और इधर 12.5% है। कैसे करें? द लॉ इज साइलेंट, द लॉ हैज नॉट सेड एनीथिंग, यानी इट इज अप टू यू। अभी तक इसको लेके कोई सर्कुलर नहीं आया है, प्रोबेबली सर्कुलर आए, क्योंकि अभी तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, फिर असेसमेंट ईयर में लोग जब टैक्स निकालेंगे तब ये डाउट आएगा, तो प्रोबेबली फ्यूचर में सर्कुलर आए, बट अभी तक तो कोई सर्कुलर नहीं है। तो देयर बाय सर एग्जाम में क्या करें? देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम में ऐसा पूछेंगे ही नहीं, या तो ट्रांसफर डेट पहले की देंगे या बाद में देंगे ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। लेकिन अगर आ गया तो सर डू एज यू लाइक, जैसे करना चाहे कर सकते हैं ना, बिकॉज व्हेन द लॉ इज साइलेंट डू व्हाटएवर इज बेनिफिशियल। सो इफ द लॉ इज साइलेंट व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज, मैं इस 1,25,000 को इस 2 लाख में सेट कर दूंगा ना, क्योंकि तब मुझे 75,000 पे 12.5% लगेगा और बाकी ये वाले 2 लाख पे पूरा 10% लग जाएगा, तो मेरी सेविंग ज्यादा हुई ना। इस तरीके से मैं व्हाटएवर इज बेनिफिशियल कर लूंगा। अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है तो ये सेक्शन 112 ए की कहानी सुनाई मैंने आपको। अब सेक्शन 112 पे आओ, अगर 112 ए नहीं लगा तो सेक्शन 112 लगेगा। 112 में हमने कहा कि 20% की रेट 12.5% कर दी, यहां कोई 1,25,000 नहीं है, 20% की रेट 12.5% कर दी, तो 22 जुलाई तक 20% है, 23 जुलाई एंड ऑनवर्ड्स 12.5% है। बट एक चीज और छीन ली, दैट इज इंडेक्सेशन। अब बंद हो गया है यहां। अगर कोई ट्रांसफर किया गया है कैपिटल एसेट का 23 जुलाई या उसके बाद, अगर कोई ट्रांसफर किया गया है कैपिटल एसेट का 23 जुलाई या उसके बाद, तो उस पर कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा। देयर इज नो इंडेक्सेशन नाउ, ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स होगा, ना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स होगा। इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट ही बंद कर दिया है, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 हो या 112 ए हो। सर 112 ए में तो पहले भी नहीं होता था, पहले भी नहीं होता था, अब भी नहीं होगा। 112 में पहले होता था लेकिन अब नहीं होगा। यानी 22 जुलाई तक तो आप इंडेक्स करके जो कैपिटल गेन आया उस पे 20% लगा रहे थे, और 22 जुलाई के बाद यानी 23 जुलाई एंड ऑनवर्ड्स बिना इंडेक्स किए जो कैपिटल गेन आएगा उस पे आप 12.5% लगाएंगे, जिसमें कुछ और बातें भी हैं, लेकिन वो बातें हम कैपिटल गेन के डिस्कशन में लेंगे। यहां बेसिक्स में मुझे खाली आपको रेट अपडेट करनी थी। वो रेट हमने यहां पर डिस्कस की कि 111 ए, 112 और 112 ए में क्या होगा। सर अगर नॉर्मल एसटीसीजी है तो वो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगेगा या उस पर्सन की टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये जो 3 स्पेसिफिक टैक्स रेट्स हैं, ये तीनों स्पेसिफिक टैक्स रेट्स जो अपडेट हुई वो हमने कवर कर ली, जिसके साथ हमारे टैक्स रेट्स वाले डिस्कशन में जितना भी कवरेज था वो हमने देख लिया। दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं तो हमारा सेकंड अपडेट इज रिलेटेड टू रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। देयर आर नो अमेंडमेंट्स, देयर आर नो चेंजेस। हमारा थर्ड डिस्कशन होता है विथ रिगार्ड टू सेक्शन 10 एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस में एक ही चेंज है और वो एक बड़ा चेंज है, बट ये जो चेंज हमें एग्जेम्पशंस में पढ़ना है ये हम एग्जेम्पशंस में डिस्कस नहीं करेंगे, ये जब हम कैपिटल गेन और आईएफओएस पढ़ेंगे तब इसे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको नोट्स में यहां दिया है, बट इसे हम कैपिटल गेन और आईएफओएस में देखेंगे बिकॉज इट इज टू बाईबैक। तो बाईबैक के बारे में आप कैपिटल गेन में पढ़ते हैं, और 20 साल में 1 अक्टूबर, नई डेट, अगेन ये डेट भी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स बाईबैक को आईएफओएस में ले आए हैं, जबकि 1 अक्टूबर के पहले तक बाईबैक पे कंपनी टैक्स भरती थी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। यानी जो आप पढ़ते थे कि बाईबैक इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर,
वो अब टैक्सेबल कर दिया गया है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसे आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल कर दिया गया है। तो ये डिस्कशन में अभी नहीं ले रहा, ये हम कैपिटल गेन और आईएफओएस के अंदर ही कवर करने वाले हैं। तो हमारे 3 चैप्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए, जहां पर हमारे जितने भी अमेंडमेंट्स हो गए हैं। हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ अमेंडमेंट्स में अब आ जाता है हेड्स ऑफ इनकम। हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर जो अपडेट्स हुए, जिसे हम सीक्वेंस में सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड आईएफओएस करके एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम सैलरीज का डिस्कशन उठा लेते हैं, जिसके अंदर 2 अपडेट्स हुए हैं हमारे। जो हमारा पहला अपडेट सैलरीज में हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में अपडेट किया गया है। अभी तक आप क्या पढ़ते थे कि सर न्यू रिजाइम हो या ओल्ड रिजाइम हो, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है। ये प्रीवियस ईयर 23-24 तक था, लेकिन प्रीवियस ईयर 24-25 में अपडेट करके कहा गया है कि डिफॉल्ट रिजाइम में अगर, तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 75,000 होगा मैक्सिमम। और अगर ओल्ड रिजाइम है, ऑल्टरनेटिव है, आपने ऑप्ट आउट किया है, तो पहले भी 50 था, अभी भी 50 है। यानी अब आपको क्वेश्चन में बड़ा केयरफुली सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन देने से पहले देख लेना है कि ये डिफॉल्ट रिजाइम है या फिर ये ऑल्टरनेटिव रिजाइम है। डिफॉल्ट रिजाइम में 75,000 कर दिया, ऑल्टरनेटिव रिजाइम में पहले भी 50 था, अभी भी 50 है। मतलब डिफॉल्ट रिजाइम में 50 से बढ़ा के 75,000 करके थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा और बेनिफिट प्रोवाइड किया है। अगर आप 115 बीएसी डिफॉल्ट रिजाइम के तहत टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला अपडेट है सैलरीज के डिस्कशन। इसी में अगर हम सिर्फ थोड़े से रिवीजन में चले जाएं, तो जो एंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स होता है, वो तो डिफॉल्ट रिजाइम में मिलता ही नहीं है, वो तो सिर्फ मिलता ही ऑल्टरनेटिव रिजाइम में है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो दोनों में ही मिलता है, लेकिन एक में 75,000 मिलेगा और एक में 50,000 मिलेगा। हमारा दूसरा अपडेट रेंट फ्री अकोमोडेशन के रिलेटेड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट परक्विजिट होता है सैलरी चैप्टर में, जिसमें लास्ट ईयर भी अपडेट आया था और इनफैक्ट साल 2023-24 में तो ये कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स था, बिकॉज 5 महीने कैलकुलेट करने का तरीका अलग था और 7 महीने कैलकुलेट करने का तरीका अलग था। बिकॉज 1 सितंबर 2023 से इसमें अपडेट आया था। ये बातें तो आप 23-24 में करते थे, लेकिन 24-25 में तो ये सॉर्टेड है, क्योंकि 24-25 में तो ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं करना। 24-25 में तो सैलरी जिस पीरियड के लिए आपने अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया, उस पीरियड की लेके या तो 5% या तो 7.5% या फिर 10%, अगर द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, नहीं तो इफ इट इज हायर्ड तो हायर चार्जेस और 10% विच एवर इज लोअर करके आपका नंबर लिया जाता है। दिस इज व्हाट यू डू जब आप रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करते हैं और माइनस पेड बाय एम्प्लॉय कर देते हैं। अगर कुछ रिकवर कर लिया गया होता है, जिसमें जो पॉपुलेशन है 15 लाख 40 लाख वाली, वो आप 2011 के सेंसस के तहत काम करते हैं, जो लेटेस्ट सेंसस आपके पास अवेलेबल है। तो अगर 15 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 5% ऑफ सैलरी होता है। 15 लाख से ज्यादा है पर 40 लाख तक है तो 7.5% होता है, और 40 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 10% होता है। जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन में मुंबई, दिल्ली ऐसा ही कुछ दिया होता है, एंड देयर बाय आप 10% ऑफ सैलरी कर देते हैं सीधे। और अगर हायर वाला होगा कि आपके एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लिया और फिर आपको रहने के लिए दिया, तो एक्चुअल हायर चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन व्हिचएवर इज लोअर, और फिर माइनस पेड बाय एम्प्लॉय। इतनी चीजें हम करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन में। तो साल 2024-25 में भी यही करना है, लेकिन साल 2024-25 से एक नई बात लागू हो गई है, जो आ तो फाइनेंस एक्ट 2023 में ही गई थी, लेकिन लागू अब होगी वो, क्योंकि वो जो अपडेट था उसका नेचर ही कुछ ऐसा था कि वो सेकेंड ईयर से लागू होगा, ना कि फर्स्ट ईयर में लागू किया जाएगा। क्या अपडेट हुआ है? एम्प्लॉयर ने घर चाहे ओन कर रखा हो या भाड़े पे लेके आपको दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दूसरा साल है जब उस एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दिया है, इफ इट इज द सेकेंड कंसिक्वेंट ईयर, अगर दूसरा साल है, पहला साल नहीं, दूसरा साल है, तो जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो रेलेवेंट होगी। अगर पहला ही साल है तो जो बात बताने वाला हूं उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन अगर दूसरा साल है या सब्सिक्वेंट तीसरा साल है या चौथा साल है, तो ही जो बात हम डिस्कस करेंगे वो रेलेवेंट होगी। तो समझो ईयर वन में दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयमेंट कमेंस की। 23-24 में एम्प्लॉयर ने उसे रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया, कोई रेंट चार्ज नहीं किया। आपने उसकी परक्विजिट वैल्यूएशन की, समझो 1 लाख रुपए की इन 23-24। नाउ इन द नेक्स्ट ईयर वो घर कंटिन्यू किया गया बाय द एम्प्लॉयर और आपने उसकी परक्विजिट वैल्यूएशन की तो 1,03,000 आया।
साल 2024-25 में, यानी साल 2023-24 आपका पहला साल था और साल 2024-25 आपका दूसरा साल था, और दूसरे साल 1,03,000 आया, प्रोबेबली सैलरी बढ़ गई होगी, तभी तो 10% किया तो ज्यादा नंबर निकल के आया, तो 1,03,000 आया। तो आप क्या करते, सीधे 1,03,000 को उठा के ग्रॉस सैलरी में डाल देते। दिस इज व्हाट यू वुड हैव डन। पर अब आप ये काम करने से पहले रुकेंगे, और रुक के क्या करेंगे, रुक के क्या करेंगे आप, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उठाएंगे सेकेंड ईयर का, एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उठाएंगे फर्स्ट ईयर का, एंड जो वैल्यूएशन आपने की थी फर्स्ट ईयर में उसे मल्टीप्लाई करेंगे विथ CII ऑफ सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय CII ऑफ फर्स्ट ईयर, CII ऑफ सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय CII ऑफ फर्स्ट ईयर। जैसे इस क्वेश्चन में 1 लाख फर्स्ट ईयर की परक्विजिट वैल्यूएशन थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ CII ऑफ 24-25 और डिवाइड करेंगे बाय CII ऑफ 23-24। ये आप सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं, नंबर ईयर 1 का ले रहे हैं, बट कर आप सेकेंड ईयर में रहे हैं। ये एक और एक कैलकुलेशन करेंगे आप कि सर इन्फ्लेशन के तहत पिछले साल के मुकाबले वैल्यूएशन कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो ये बताने से पहले एक और अपडेट जो हम कैपिटल गेन में कवर करेंगे ही, कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ 24-25 363 नोटिफाई हुआ है, 363। तो आपको ये नंबर ध्यान में रखना है, 363 इज द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 24-25। तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 24-25 का CII 363 है और 23-24 का 348 है। आपको इससे एक नंबर निकालना है, तो मैं 1 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाई 348 करूंगा, तो मेरा नंबर निकल के आया 1,04,310.34। ये मेरा नंबर निकल के आया 1,04,310.34। ये नंबर को मैं साइड में रख दूंगा। ये नंबर मैंने सेकेंड ईयर के लिए निकाला है, फर्स्ट ईयर के नंबर पे CII ऑफ सेकेंड ईयर डिवाइड बाय CII ऑफ फर्स्ट ईयर किया। अगर समझो ऐसे ही थर्ड ईयर होता तो थर्ड ईयर के नंबर को निकालने के लिए फर्स्ट ईयर के नंबर को CII ऑफ थर्ड ईयर डिवाइडेड बाय CII ऑफ फर्स्ट ईयर करता मैं, इस तरीके से मैंने वो नंबर निकाला होता। तो अब क्या किया जाएगा कि ये जो 1,03,000 आपने निकाला वैल्यूएशन करके 10% ऑफ सैलरी, उससे आप इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके करेंगे विचएवर इज लोअर, यानी कि 1,03,000 और 1,04,310.34 में से विचएवर इज लोअर, तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा 1,03,000, और 1,03,000 को उठा के ग्रॉस सैलरी में डालेंगे। अगर समझो ये 1,03,000 नहीं आया तो ये 1,05,000 आया होता, तो फिर आप ग्रॉस सैलरी में 1,05,000 नहीं डालते, 1,04,310.34 डालते, क्योंकि दोनों में से विचएवर इज लोअर डाला जाता। अगर ये अपडेट आपको नहीं पता होती तो जो नंबर आया तो उठा के आप सीधे डाल देते, जबकि अब आपको ये अपडेट पता है तो जो नंबर आएगा उसको कंपेयर करना है एक और कैलकुलेटेड नंबर से, और उन दोनों में से विचएवर इज लोअर करना है। मैं एक बार रीड करता हूं पहले लॉ में क्या दिया है। वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड or taken on lease or rent by the employer, दोनों केसेस, and the same accommodation is continued to be provided to the same employee, उसी accommodation को, उसी घर को, उसी employee को for more than one previous year। तो एक employer है, उसने भाड़े पे लिया या फिर खरीदा और फिर employee को रहने के लिए दिया, और पहले ही साल नहीं अगले साल भी दिया। The value of perquisite shall not exceed the amount so calculated for the first previous year as multiplied by the amount which is a ratio of CII for previous year for which value is calculated and CII for the previous year in which the accommodation was initially provided to the employee। तो ईयर 1 में तो देखो जो आया वो आया, बात खत्म हो गई। ईयर 2 में जो आया उसको साइड में रखो, और फिर ईयर 1 इंटू CII ऑफ ईयर 2 डिवाइडेड बाई CII ऑफ ईयर 1 करके इन दोनों में से whichever is lower ईयर 2 के ग्रॉस सैलरी में डालो। फिर ईयर 3 में कंटिन्यू हुआ, समझो सेम। तो ईयर 3 में जो वैल्यूएशन निकाली आपने 5%, 7.5%, 10% जैसे हम निकालते हैं वो निकाल के साइड में रखी, और फिर ईयर 1 की वैल्यू इंटू CII ऑफ ईयर 3 डिवाइडेड बाई CII ऑफ ईयर 1 करके जो नंबर आई उसको कंपेयर किया आपने, जो वैल्यू साइड में रखी थी उन दोनों में से whichever is lower वो उठा के आपने ग्रॉस सैलरी में ईयर 3 में डाल। ऐसे ही ईयर 4 में कंटिन्यू होगा जब तक वही एकोमोडेशन सेम एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर देते चले जा रहा होगा। तो ये बात रेलेवेंट तो सेकेंड ईयर से हुई ना, इसीलिए ये बात फाइनेंस एक्ट 2023 में भी आ गई, तो भी ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 24-25 से हो रही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर 23-24 तो पहला ही साल होगा ना, देयर बाय प्रीवियस ईयर 24-25 ही तो दूसरा साल होगा। सितंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर में इंस्टीट्यूट ने एक सैलरी का रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्वेश्चन पूछा था और CII भी दी थी, लेकिन तब वो क्वेश्चन में CII यूजलेस थी
क्योंकि वो प्रीवियस ईयर 23-24 फर्स्ट ईयर था। लेकिन अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा मई 25 एंड ऑनवर्ड्स, तो वो ईयर 2 का आप अगर निकाल रहे हो और ऐसा बोला होगा पहले से दे रखी थी, तो उस केस में आपको वो CII के थ्रू नंबर निकाल के कंपेयर करना होगा और फिर ही आपकी सही वैल्यूएशन निकल के आएगी। ये आपका दूसरा अपडेट है। होपफुली इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे वर्क करने वाला है। सैलरी चैप्टर में हमारे ये 2 अपडेट्स हुए हैं। सैलरी चैप्टर के बाद हमारा नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम आता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कोई अपडेट नहीं है। देयर आर नो चेंजेस, देयर आर नो चेंजेस इन हाउस प्रॉपर्टी, बट PGBP में एक ऐसा अपडेट है जिसकी वजह से हाउस प्रॉपर्टी इंपैक्ट हो रहा है। तो हाउस प्रॉपर्टी में वैसे कोई अपडेट नहीं है, बट क्योंकि PGBP में एक अपडेट है, इसीलिए हमें हाउस प्रॉपर्टी का वो अपडेट का इंपैक्ट देखना होगा। तो हम पहले PGBP का ही डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसका पहला अपडेट देखेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी वाला डिस्कशन अपने आप आ जाएगा। सर, जो आप सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं, उसमें एक एक्सप्लेनेशन 3 डाल दिया गया है, एक नया एक्सप्लेनेशन डाला गया। और इस एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया? एनी इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस बाय द ओनर shall not be chargeable under the head PGBP and shall be chargeable under the head income from house property। अभी तक आप क्या पढ़ते थे? अभी तक आपको बताया जाता था कि अगर किसी पर्सन का काम लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी का है, काम ही प्रॉपर्टीज को भाड़े पे चढ़ाने का है, दैट इज द बिजनेस, लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज का ही काम है, तो उस केस में वो PGBP के हेड में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नहीं जाएगा। इसके कई सारे केस लॉस थे, चेन्नई प्रॉपर्टीज, रायला कॉर्पोरेशन, ऐसे कई सारे केस लॉस के थ्रू हमने ये जस्टिफाई किया था जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को यूज करके कि इफ योर बिजनेस इज लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, आपका काम ही ये है कि आप प्रॉपर्टीज जिसे आप ओन करते हैं उसे आप भाड़े पे चढ़ा रहे हैं, तो उस केस में उसे PGBP में कवर करेंगे। बट अब गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन डाल के बोला कि अगर ये प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, तो उस केस में वो PGBP में नहीं, वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है मतलब सर अगर किसी का काम लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज है तो वो पहले भी PGBP में था, अभी भी PGBP में होगा। बट किसी का काम अगर लेटिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है तो पहले वो PGBP में जाता था, अब वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। क्यों किया ऐसा गवर्नमेंट ने? क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि PGBP में आने पे लोग अपनी मर्जी से जितना खर्चा लेना चाहे ले सकते हैं, तो लोग एक्स्ट्रा खर्चा दिखा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के लॉसेस दिखा रहे हैं बिजनेस में, जबकि हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में तो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और कोई खर्चे तो मिलते ही नहीं है, खाली ब्याज और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो देयर बाय गवर्नमेंट ने ये इस तरह की मिसचिफ्स को रोकने के लिए क्या बोला कि जिनका काम लेटिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है वो हाउस प्रॉपर्टी में ही कवर किए जाएंगे, उन्हें PGBP में कवर नहीं किया जाएगा। जिनका काम लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उन्हें अभी भी PGBP में कवर किया जाएगा। मुझे बस इस चीज को लेके एक ही इशू है कि गवर्नमेंट को यहां पर थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि किसी का काम अगर दोनों है और वो कुछ कॉमन खर्चे कर रहा है तो फिर इसको अपोर्शन कैसे किया जाएगा? भाई लॉजिकली तो अपोर्शन वैसे ही किया जाएगा कि भाई कोई एक पर्सन है उससे दोनों में काम कर रहा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेटिंग आउट में भी और कमर्शियल में भी, तो उसको अपोर्शन कर दो। बट वो अपोर्शन का रेशियो क्या होना चाहिए? क्योंकि उसमें भी तो मिसचिफ होगी फिर कि हम ज्यादा कमर्शियल वाले में दिखाएंगे और रेसिडेंशियल वाले में तो दिखाई नहीं पाएंगे क्योंकि वहां तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलता है। तो शायद ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा आगे जाके। बट एज ऑफ नाउ एग्जाम्स के लिए आपके लिए बड़ा सिंपल है, लेटिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है तो उसका हाउस प्रॉपर्टी में डालें, या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का पार्ट भी कर रहे हैं तो भी उसे हाउस प्रॉपर्टी में डालें, और लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज है तो उसको PGBP के अंदर ही रहने दे, पहले भी वो PGBP में ही था। ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का इंपैक्टेड अमेंडमेंट हो गया। तो एक्चुअली में हमने हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया और हम क्या स्टार्ट कर चुके हैं, PGBP के डिस्कशन में आ चुके हैं, जिसमें PGBP का मैंने आपको पहला अपडेट करा दिया जो सेक्शन नंबर 28 के अंदर एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ। PGBP में दूसरा अपडेट क्या है, सेक्शन नंबर 36 में जो स्पेसिफाइड डिडक्शंस होते हैं उसमें आप एक 3614A पढ़ते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम। यहां पे आपने एक लिमिट पढ़ी होती है 10% ऑफ सैलरी, जिसमें सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस का परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। दैट्स इट। तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस का परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट का जो टोटल है उसका 10% लिमिट पढ़ी थी आपने। सर ये 10% आप 14%। दैट्स इट। 10% की जगह ये 14% है। तो अगर आपको दिखता है कि पीएनएल में डेबिट किया हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस और नीचे आपको इंफॉर्मेशन में बताया है कि दिस वाज 20%,
ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का परसेंटेज, तो 6% डिसअलाउ कर देना। नहीं तो पहले हम 10% डिसअलाउ कर देते, अब 60% डिसअलाउ करोगे आप, क्योंकि 14% लिमिट कर दी गई है, 14% अलाउ कर दिया गया है कि आप 14% तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी वजह से 80CC-D में भी चेंजेस हुए हैं, पर वो हम 80CC-D में जाएंगे तब डिडक्शंस के चैप्टर के चेंजेस देखेंगे। पर यहां आपको आइडिया दे रहा हूं कि वहां लिंक करके वहां भी चेंज हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉय के एंगल से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है ना 80CC-D में, वहां भी लिमिट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि यहां से उसे कंसिस्टेंट करने की कोशिश की है हमने। तो दिस इज 14%, ये आपका दूसरा अपडेट हो गया। देन एक और अपडेट हुआ है सेक्शन 37 में, दैट इज जनरल एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस का जो आपको डिडक्शन मिलता है। इसमें एक्सप्लेनेशन 3 में आपने 3 पॉइंट्स पढ़े हुए होते हैं, उसके अलावा यहां एक चौथा पॉइंट ऐड कर दिया है। 3 पॉइंट्स आपने क्या पढ़े होते हैं कि अगर आपने कोई कानून तोड़ा है भारत का या भारत के बाहर, तो उसके लिए जो आपने ऑफेंस की पेनल्टी दी वो डिसअलाउड होती है। दूसरा पॉइंट आपने ये पढ़ा होता है कि आपने किसी को कोई बेनिफिट या परक्विजिट दिया, कोई गिफ्ट दिया, बट सामने वाले के इथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट या गाइडलाइंस के तहत वो अपराध है, तो उस केस में जो आपने परक्विजिट्स या बेनिफिट्स दिए उसकी जो वैल्यू होगी वो डिसअलाउड है। तीसरे में आपने पढ़ा होता है कि आपने भारत या भारत के बाहर किसी कानून को तोड़ने के बाद उसे कंपाउंड करने के लिए कुछ पेमेंट की, तो जो कंपाउंडिंग आपने पेमेंट की वो डिसअलाउ की जाएगी। चौथा पॉइंट अब इसमें ऐड क्या किया गया कि अगर आपने कोई लॉ कॉन्ट्रावीन किया और उसकी प्रोसीडिंग सेटल करने के लिए आपने कोई खर्चा किया, आपने कोई लॉ तोड़ा और उसकी प्रोसीडिंग्स को सेटल करने के लिए, क्लोज करने के लिए आपने किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर किया, तो उसे भी डिसअलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन यहां वही कानून कवर होंगे जो सरकार नोटिफाई करेगी, और अभी तक सरकार ने यहां कुछ नोटिफाई नहीं किया है। इसका मतलब ये थियोरेटिकल पॉइंट है, गवर्नमेंट ने अपनी पावर बना के रखी हुई है। फ्यूचर में गवर्नमेंट यहां कोई कानून नोटिफाई करेगी तो उस नोटिफाई किए हुए कानून के किसी प्रोसीडिंग को सेटल करने में जो खर्चा लगा होगा वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो एग्जाम में आपको थियरी में पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है किसी कानून का जो नोटिफाइड है और उसकी प्रोसीडिंग सेटल करने में 2 लाख का खर्चा लगा, एड बैक, उसे डिसअलाउ कर देंगे आप। ये हमारा तीसरा अपडेट हो गया पीजीबीपी का। नेक्स्ट चौथा अपडेट, बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट, अपडेट तो 10 ही सेकंड का है बट इंपैक्ट बड़ा होगा। बुक प्रॉफिट की लिमिट में 3 लाख हटा के 6 लाख कर दिया गया है, और यहां 1.5 लाख हटा के 3 लाख कर दिया गया है, डबल कर दिया है, डबल। आपने 40 क्लॉज बी में क्या पढ़ा होता है, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी अपने पार्टनर्स को किसी भी तरह का पेमेंट करती है, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, व्हाटएवर नेम कॉल्ड, अपने पार्टनर को, तो उसे एक लिमिट तक ही अलाउ किया जाता है। इंटरेस्ट तो 12% अलाउ किया जाता है, चाहे वर्किंग पार्टनर या नॉन वर्किंग पार्टनर, 12% पर एनम। लेकिन जो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन होता है वो एक लिमिट तक अलाउ किया जाता है फॉर वर्किंग पार्टनर्स। अगर इट इज ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, तो वर्किंग पार्टनर्स के लिए एक लिमिट तक अलाउ किया जाता है, और वो लिमिट जो एग्रीगेट लिमिट होती है पूरे साल की सारे वर्किंग पार्टनर्स की मिला के, वो डिपेंड करती है बुक प्रॉफिट पे, जिसमें बुक प्रॉफिट यानी सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 में जो है वो सब कर दो, एक्सेप्ट सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, यहां तक कि इंटरेस्ट भी लेस हो जाता है 12% के हिसाब से। तो वो जो बुक प्रॉफिट आया उसमें आप क्या पढ़ते थे कि सर 3 लाख तक है बुक प्रॉफिट, तो 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और 3 लाख के ऊपर है तो जितना ऊपर गया उस पे एक्स्ट्रा 60%। इट वाज स्लैब सिस्टम, स्लैब के बेसिस पे ही था कि 3 लाख तक 1.5 लाख और 90% विच एवर इज हायर, और 3 लाख के ऊपर जितना ऊपर गया उस पे 60%। तो सर जितना ऊपर गया उस पे 60% वाली बात वैसी ही है, लेकिन वो जो लिमिट थी ना 3 लाख की, उसे बढ़ा के 6 लाख कर दिया, यानी 6 लाख तक 3 लाख और 90% विच एवर इज हायर, एंड 6 लाख के ऊपर इट इज 60%। यानी कि समझो आपका बुक प्रॉफिट 10 लाख आया, बुक प्रॉफिट 10 लाख आया, तो 6 लाख तक 3 लाख और 90% ऑफ 6 लाख, तो 90% ऑफ 6 लाख कितना हो गया आपका 5,40,000, एंड 10 लाख बुक प्रॉफिट था तो 6 लाख के ऊपर कितना है 4 लाख, 4 लाख का 60% 2,40,000, तो 5,40,000 प्लस 2,40,000 7,80,000 इज योर ओवरऑल लिमिट, जितना एक पार्टनरशिप फर्म अपने वर्किंग पार्टनर्स को एज ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन एग्रीगेट में दे सकती है, जो टैक्सेबल पार्टनर के हाथ में होगा। अगर इससे ज्यादा दिया
तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि डिसअलाउ हो जाएगा और पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं। खाली लिमिट अपडेट हुई है कि 3 लाख की जगह 6 कर देना और 3 लाख की जगह 1.5 लाख की जगह 3 लाख कर देना, इतना ही किया है और कुछ भी नहीं किया है यहां। बट इंपैक्ट बड़ा हो गया, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस आपके काफी बढ़ जाते हैं। दैट्स इट, पीजीबीपी के हमारे सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। यानी कि हमने 3 हेड्स ऑफ इनकम अभी तक देख लिए। कौन से सर? सैलरी देख लिया, हाउस प्रॉपर्टी देख लिया एंड पीजीबीपी का डिस्कशन भी हमने कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, सबसे बड़ा अपडेट रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। सबसे ज्यादा चेंजेस अगर कहीं पूरे के पूरे इनकम टैक्स लॉ में हुए हैं, मटेरियल चेंजेस हुए हैं, तो वो कैपिटल गेन्स में हुए हैं, जिसे हमें बहुत केयरफुली अच्छे से समझना होगा। थोड़ी बहुत टैक्स रेट की बातें मैंने आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट में की, पर आपको कहा कि कैपिटल गेन के चैप्टर में ही हम डिटेल में इन सारे अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कैपिटल गेन के चैप्टर में पहुंच रहे हैं एंड यहां पर सबसे पहला अपडेट इज विथ रिगार्ड टू पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ अ कैपिटल एसेट, which is very important, you know that, because period of holding के बेसिस पे पता चलता है कि शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट्स अलग होती है। एग्जेम्पशंस जो सेक्शन 54 की सीरीज के मिलते हैं वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे ही मिलते हैं। ये सारी चीजों की वजह से पीरियड ऑफ होल्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने क्या पढ़ा हुआ होता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिफाइन करने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 महीने तक है या 24 महीने तक है या 36 महीने तक है, एज द केस में भी, तो वो शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर 12 से ज्यादा है, 24 से ज्यादा है, 36 से ज्यादा है, एज द केस में भी, तो वो लॉन्ग टर्म है। जिसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते कैसे हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके टिल द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो भी डेट ऑफ ट्रांसफर है उसके एक दिन पहले तक को पीरियड ऑफ होल्डिंग में लेते हैं। जो 12 तक है, 24 तक है, 36 तक है, तो ही शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म है। यू नो दिस, यही डेफिनेशन आपको यहां रिप्रोड्यूस करके दी हुई है, जिसमें ये 12, 24 और 36 क्या थे आपके, वो भी रेलेवेंट होगा, और अब क्या हो गए वो भी रेलेवेंट होगा। क्योंकि अगेन ये एक ऐसा अपडेट है जो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद वाली ट्रांसफर्स पे ही एप्लीकेबल होगा। 23 जुलाई के पहले वाली ट्रांसफर्स पे पुराना लॉ लगेगा। यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग 22 जुलाई तक ट्रांसफर कर दिया तो अलग है, और 23 जुलाई या उसके बाद ट्रांसफर किया तो अलग है। यानी बिफोर अमेंडमेंट वाला 22 जुलाई 2024 तक की ट्रांसफर डेट है तो रेलेवेंट रहेगा अप टू 22 जुलाई, और आफ्टर अमेंडमेंट वाला 23 जुलाई 2024 या उसके बाद की डेट है तो रेलेवेंट रहेगा। तो हमने आमने सामने ही दोनों को डिस्कस कर लेना है। तो पहले अप टू 22 जुलाई वाला हम देख लें क्या है। सर वैसे तो सब पे 36 महीने होता है, लेकिन 4 कैपिटल एसेट्स ऐसी है जिसपे 12 महीने होता है, और 2 कैपिटल एसेट्स ऐसी है जिसपे 24 महीने होता है। बाकी सब कैपिटल एसेट्स पे 36 महीने होता है। मतलब यहां लिस्ट सिर्फ देने के लिए दी है, बाकी कोई काम की नहीं है, बिकॉज अदर सब कुछ 36 में चला गया। सर आपको 36 थोड़ी याद रखना होता है, आपको तो 12 और 24 याद रखना होता है। 12 में क्या जाते हैं? सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ही होता है इन इंडिया, क्योंकि उसे सेबी रिकॉग्नाइज करेगा ना, तो इन इंडिया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सेबी रिकॉग्नाइज करेगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच इज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया 12 महीने होते हैं, जैसे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड डिबेंचर्स, वो सब इसमें कवर होते हैं। लेकिन लिस्टेड यूनिट्स यहां कवर नहीं होते। लिस्टेड यूनिट्स यहां कवर नहीं होते, मतलब सिक्योरिटी में हम यूनिट्स को नहीं लेते। लेकिन अगर वो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या यूनिट्स ऑफ यूटीआई है तो लेते हैं। मतलब यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिस्टेड हो या अनलिस्टेड 12 महीने में आता है। यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिस्टेड हो या अनलिस्टेड 12 महीने में आता है। जीरो कूपन बॉन्ड लिस्टेड हो या अनलिस्टेड 12 महीने में आता है। यानी 4 चीजें 12 महीने में आती है। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यानी वो म्यूचुअल फंड जो अपना कम से कम 65% पैसा डोमेस्टिक लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में डालते हैं। यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड एनी लिस्टेड सिक्योरिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट नॉट यूनिट्स, अदर यूनिट्स, जैसे कि सर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड,
ये सब 12 में नहीं आते, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, ये 12 में नहीं आते। ये सब जाके 36 में बैठते हैं, 36 में जाते हैं ये सब। लेकिन सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ यूटीआई है तो 12 में ही आते हैं, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड। वहीं अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं, नॉट डिबेंचर्स, नॉट सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड शेयर्स, इट माइट बी इक्विटी और प्रेफरेंस विच इंक्लूड्स एनी लिस्टेड शेयर्स आउटसाइड इंडिया। क्योंकि इंडिया के बाहर लिस्टेड शेयर्स हमारे लिए अनलिस्टेड हो गए ना, क्योंकि हमारे देश के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में टेस्ला के शेयर्स लिस्टेड हैं, तो वो हमारे लिए अनलिस्टेड शेयर्स हो गए। तो 24 मंथ्स, या कोई भी और अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर 24 मंथ्स, लैंड बिल्डिंग बोथ 24 मंथ्स। इसके अलावा बाकी सारे कैपिटल एसेट्स 36 मंथ्स। तो जैसे अनलिस्टेड डिबेंचर है, अनलिस्टेड बॉन्ड है, या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, चाहे यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड है, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, ये सब 36 में जाएंगे। ये आपका 12, 24, 36 का बाइफर्केशन होता है अप टू 22 जुलाई 2024। ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 क्या किया गवर्नमेंट ने? बोला 36 जैसा कुछ नहीं है, सब 24 में आ जाएगा, जो भी 36 वाले थे। मतलब अब दो ही है, 12 या 24। इजी हो गया ना? और 12 या 24, 36 जैसा कुछ नहीं है। यानी कि 36 वाले सारे 24 में आ जाएंगे, 36 वाले सारे 24 में आ जाएंगे। मतलब जो 24 में थे वो तो 24 में ही रहेंगे, पर 36 वाले सब 24 में आ जाएंगे। पहली बात। और दूसरी बात, आपको यहां दिख रहा था यूनिट्स लिख के कट किया हुआ था, दिख रहा था ना पीछे, हमने डिटेल में कवर किया, वो हटा दिया। हटा दिया का मतलब समझते हैं आप? अब सारे लिस्टेड यूनिट्स, लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज 12 में आएंगे, लिस्टेड यूनिट्स 12 में आएंगे। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ यूटीआई तो आ ही रहे थे, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड। लेकिन अदर लिस्टेड यूनिट्स सब के सब अब 12 में आएंगे। यानी यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिस्टेड है तो 12, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर लिस्टेड है तो 12, अगर अनलिस्टेड है तो 24, क्योंकि 36 जैसा तो अब कुछ है ही नहीं ना। यानी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर तो पहले भी 12 थे, अभी भी 12 है। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिस्टेड हो या अनलिस्टेड पहले भी 12 थे, अभी भी 12 है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई लिस्टेड हो या अनलिस्टेड पहले भी 12 थे, अभी भी 12 है। जीरो कूपन बॉन्ड्स पहले भी 12 थे, अभी भी 12 है। अनलिस्टेड शेयर्स पहले भी 24 थे, अभी भी 24 है। लैंड बिल्डिंग और बोथ पहले भी 24 थे, अभी भी 24 थे। लेकिन लिस्टेड यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ये सब 12 हो गए, और अनलिस्टेड यूनिट्स ये सब 24 में आ गए। बाकी और कोई भी कैपिटल एसेट है वो सब 24 में आ गया। यानी दो अपडेट्स हो गए। पहला अपडेट यहां से यूनिट्स गायब हो गया, तो सारे लिस्टेड यूनिट्स यहीं आ गए 12 में। और दूसरा अपडेट की 36 जैसा कुछ है ही नहीं, 24 कर दिया गया है। मतलब 12 या 24 से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। ध्यान रखना, ट्रांसफर डेट 23 जुलाई या उसके बाद हो तो ऐसा, और 23 जुलाई के पहले तक हो यानी 22 जुलाई तक की ट्रांसफर डेट हो तो ऐसा। मैं बार बार कह रहा हूं ट्रांसफर डेट, क्यों? जैसे समझो कंपलसरी एक्विजिशन का क्वेश्चन है, कंपलसरी एक्विजिशन, तो कंपलसरी एक्विजिशन हो गया 22 जून को, और उसका कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ 25 जुलाई को। तो सर कॉम्पेंसेशन कब रिसीव हुआ वो मैटर नहीं करता, टैक्सेबिलिटी के लिए वही मैटर करता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर 45 सबसेक्शन 5 में हम टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पेंसेशन होता है। बट ट्रांसफर डेट तो 22 जून ही रहेगी ना, क्योंकि ट्रांसफर डेट तो कंपलसरी एक्विजिशन की डेट होगी, एंड देयरबाय पुराने वाले हिसाब से ही पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाली जाएगी कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। सब कुछ पुराने वाले के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर डेट देखी जाएगी, ना कि रिसीट ऑफ कॉम्पेंसेशन आपका देखा जाएगा। ये हमने पहला अपडेट कवर किया कैपिटल गेन में पीरियड ऑफ होल्डिंग का। दूसरा अपडेट जो मैं कैपिटल गेन में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इज अबाउट टैक्स रेट्स। मैं टैक्स रेट्स का डिस्कशन लेना चाहता हूं क्योंकि वो पैरेलली हमारा कवर होना चाहिए। अभी अभी आपने पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात की, और पीरियड ऑफ होल्डिंग कवर करने के बाद टैक्स रेट्स देखे तो 111A मैंने आपको बताया था, पहले 15% था, 20%। अदर एसटीसीजी है तो पहले जैसा था वैसे ही है नॉर्मल। 112 है तो पहले 20% था, और अब इसको ठीक कर देते हैं, 12.5% है, 12.5% है। 112A में पहले 10% था और अब 12.5% है, लेकिन जो लिमिट है वो 1,25,000 कर दी है, ये मैंने आपको समझा दिया। 112 में पहले इंडेक्सेशन कर सकते थे, लेकिन अब इंडेक्सेशन नहीं कर सकते। ये सब मैंने आपको बेसिक्स में बता दिया था ना।
ये वही बातें आपको वापस यहां पर चार्ट बना के से रिपीट करके दी हुई है। तो फिर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए है, 22 जुलाई तक का ट्रांसफर डेट है तो 15%, 23 जुलाई या उसके बाद का ट्रांसफर डेट है तो 20%। नॉर्मल एसटीसीजी है तो नॉर्मल रेट्स पर्सन के हिसाब से, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए है तो 22 जुलाई तक है तो 10%, 23 जुलाई या उसके बाद है तो 12.5%, और पूरे साल की जो लिमिट है जिसपे टैक्स नहीं निकालना होता है 1,25,000। 112 में 22 जुलाई तक है तो 20%, लेकिन इंडेक्सेशन अगर कर सकते हो तो कर लो, कर सकते हो तो ना, क्योंकि स्लम सेल है तो नहीं कर सकते, फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 48 है तो नहीं कर सकते, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स है तो नहीं कर सकते, डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो नहीं कर सकते, वो सारी बातें वैसी की वैसी। लेकिन 23 जुलाई या ऑनवर्ड्स हैं तो 12.5% और इंडेक्सेशन नहीं कर सकते। नो इंडेक्सेशन इज अलाउड, सिंपल, इंडेक्सेशन कर ही नहीं सकते आप, इंडेक्सेशन को बंद कर दिया। 23 जुलाई या उसके बाद ट्रांसफर है तो, लेकिन इसके बाद ये बातें जो है हमें इस पर ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देना है। ध्यान देना, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल, लिख लेना यहां, रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट एचयूएफ है, क्या रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट एचयूएफ है, और बात लैंड बिल्डिंग और बोथ की हो रही है, और कैपिटल एसेट 23 जुलाई के पहले खरीदा था और ट्रांसफर उसे 23 जुलाई या उसके बाद किया, मतलब कितनी कंडीशंस हो गई, 4 कंडीशंस हो गई। There are 4 conditions. What is the first condition? कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट एचयूएफ है, लैंड बिल्डिंग या बोथ की बात की जा रही है, कैपिटल एसेट आपने 23 जुलाई के पहले खरीदी थी, मतलब वो लैंड बिल्डिंग और बोथ 23 जुलाई के पहले खरीदी थी, और उसे ट्रांसफर 23 जुलाई या उसके बाद किया है, तो जो बात बता रहा हूं वो रेलेवेंट है। नहीं तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन होगा अगर ट्रांसफर डेट 23 जुलाई या उसके बाद है। तो समझो पहले लॉजिक हुआ गया, जब ये बात आई ना कि इंडेक्सेशन बंद कर दिया गया है तो हाहाकार मच गया, पार्लियामेंट में भी बहुत डिस्कशन हुआ। इनफैक्ट आपके एक लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा, उन्होंने बहुत डिटेल में एक एग्जांपल लेते हुए एक्सप्लेन किया कि 20% जब था तो रेट भले ज्यादा थी पर इंडेक्सेशन का बहुत ह्यूज बेनिफिट मिलता था, पर अब जब 12.5% करके रेट कम कर दी और इंडेक्सेशन छीन लिया तो बहुत बड़ा बेनिफिट चला गया, जो रेट कम करने से भी जस्टिफाई नहीं हो रहा। एंड देयर बाय जब इतना हाहाकार हुआ तो गवर्नमेंट ने जब एक्ट पास किया, तो बिल आया था 23 जुलाई को, तो जब एक्ट पास किया तो उस एक्ट के अंदर इन्होंने ये एक प्रोविजो डाल दिया सेक्शन 112 के अंदर, और प्रोविजो डाल के इन्होंने क्या कहा कि अगर ये 4 बातें सेटिस्फाई हो जाती है तो हम आपको चॉइस देते हैं, चॉइस देते हैं कि आप 20% ले लें टैक्स रेट और इंडेक्सेशन कर लें, या आप 12.5% कर दें और इंडेक्सेशन ना करें, आपको जो अच्छा लगे वो, वॉट एवर इज बेनिफिशियल। चॉइस दे दी गवर्नमेंट ने, इसे रिस्टोर कर दिया टू सम एक्सटेंट, लेकिन 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही, मतलब कंपनी के लिए नहीं है, शेयर्स वगैरह के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, लैंड बिल्डिंग बोथ के लिए, जिसे खरीदा 23 जुलाई के पहले है और बेचा 23 जुलाई या उसके बाद है। सर अगर खरीदा भी 23 जुलाई या उसके बाद तो नहीं, यानी कि सर इंडेक्सेशन खत्म हो चुका है, अगर खरीदा भी आपने 23 जुलाई या उसके बाद है, कोई ऑप्शन नहीं है, खरीदा पहले होगा और फिर बेचा अब होगा, तो ही ऑप्शन मिलेगा आपको कि 20% विथ इंडेक्सेशन एंड 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज बेनिफिशियल। जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, जो भी बेनिफिशियल है, लेकिन ये बात खाली टैक्स कैलकुलेशन के लिए है, इनकम कंप्यूटेशन के लिए नहीं। खाली टैक्स कैलकुलेशन के लिए है, इनकम कंप्यूटेशन के लिए नहीं। सर मतलब ये बात समझ नहीं आई सर, इनकम कैलकुलेशन के लिए नहीं है, टैक्स कैलकुलेशन के लिए है। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको ये बात समझ आएगी। देखो एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया है हमने। एन इंडिविजुअल रेसिडेंट, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, acquired a land, capital asset है, on 1st of April 2001 for ₹10 lakh, cost of acquisition है, he transferred the land on 24th of July 2024, ट्रांसफर डेट 23 जुलाई या उसके बाद की है 24 जुलाई for 50 lakhs, सेल कंसिडरेशन है, सैलरी इनकम इज 95 lakhs, कंप्यूटेड है, ये कंप्यूट करके दी हुई है कि सैलरी इनकम 95 लाख से निकाल के दी है। आपको बोला है कैपिटल गेन निकालो एंड टैक्स लायबिलिटी निकालो अंडर सेक्शन 112।
कैपिटल गेन और फिर टैक्स लायबिलिटी, मतलब कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन का टोटल इनकम भी निकाल लो, टोटल टैक्स भी निकाल लो। तो आप देखो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर। मैं इसको सिर्फ एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे देता हूं। 1401 को आपने अक्वायर किया, लैंड 10 लाख में, ठीक है। 24 जुलाई 2024 को आपने इसे सेल किया, कितना 50 लाख दिया, 50 लाख में आपने इसे सेल किया, ट्रांसफर किया आपने। आपको इस पे कैपिटल गेन निकालना है। तो सबसे पहले टोटल इनकम में आपके पास दो चीजें, एक सैलरी और एक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट कौन सा है, लैंड। ट्रांसफर डेट क्या है, 24 जुलाई, मतलब आफ्टर अमेंडमेंट। आफ्टर अमेंडमेंट यानी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने रहेगी, पहले भी 24 ही महीने थी लैंड में। तो यहां पीरियड ऑफ होल्डिंग है 1401 से लेके 23 जुलाई 2024 तक। पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 24 मंथ्स। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया तो या तो सेक्शन 112 ए लगता है या 112 लगता है। यहां 112 लगेगा क्योंकि ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं है, ये यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है, ये यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट नहीं है। दैट इज व्हाई 112 के अंदर कवर किया जाएगा। तो 112 में अब क्योंकि ट्रांसफर डेट 23 जुलाई या उसके बाद है, इंडेक्सेशन नहीं कर सकते, तो आप कैपिटल गेन निकालेंगे। सेल कंसिडरेशन 50 लाख, कोई ब्रोकरेज नहीं दिया, दिया होता तो लेस कर देते, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख, कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता तो वो भी इंडेक्स नहीं होता, सीधे ले लेते उसको और लेस कर देते। ये करके 40 लाख आया। एलटीसीजी सैलरी इनकम कितनी दी हुई है, 95 लाख की आपकी सैलरी इनकम दी हुई है। 95 लाख प्लस 40 लाख आपकी टोटल इनकम 1,35 लाख, यह आपकी टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम निकालते वक्त जो आपको बताया 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऑप्शन मिलेगा, वो नहीं देखना। टोटल इनकम निकालते वक्त आपने सीधे सीधे बिना इंडेक्सेशन के कैलकुलेशन कर देना है सीधे, और उससे टोटल इनकम जस्टिफाई हो गई आपकी 1,35,00,000। अब आप इस पे टैक्स निकालने जाए, तो अब जब टैक्स निकालने जाएंगे तो 95 लाख पे समझो डिफॉल्ट रिजाइम है, तो आप टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहला 3 लाख माफ, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर 95 लाख तक 30%, वो टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। और जो 40 लाख है इस पे जब आप टैक्स निकालने जाएंगे तब आप क्या बोलेंगे कि सर 40 लाख तो आया है बट वो विदाउट इंडेक्सेशन आया है, तो उस पे 12.5% का ऑप्शन है। या फिर मैं सर इंडेक्सेशन करके देखना चाहता हूं क्या होता है, इंडेक्सेशन करके देखना चाहता हूं, तो आप इंडेक्सेशन करके अब देखें जब टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि सेल कंसिडरेशन 50 लाख है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख है, पर इसे मैं इंडेक्स करूंगा इंटू 363/100, 363/100 तो 36,30,000 आएगा, एंड उसे लेस करके मेरा एलटीसीजी निकल के आएगा। तो 36,30,000, 363 that is CII of previous year in which transfer takes place divided by CII of the previous year in which it was acquired। अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता तो उसे भी इंडेक्स करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो उसे भी इंडेक्स करता, इनटू CII of the previous year in which it was transferred divided by CII of the previous year in which the cost of improvement was incurred। तो ये करके 13,70,000 आया, ये विथ इंडेक्सेशन आया। तो इस पे 20% होगा। अब इन दोनों में से आपको जो पसंद हो वो कर लो, दोनों में से जो पसंद हो। तो 40 लाख पे हम 12.5% करने जाएंगे तो हमारा जो बेस टैक्स है वो 5 लाख आएगा, 5 लाख का अमाउंट आएगा। और 13,70,000 पे हम 20% करने जाएंगे तो 2,74,000 आएगा, 5 लाख एंड 2,74,000 आएगा। आप दोनों में से जो बेनिफिशियल है वो कर सकते हैं। तो बेनिफिशियल क्या है, 2,74,000, 2,74,000 आपका बेसिक टैक्स आया, बेसिक टैक्स वो आपने सिलेक्ट कर लिया। 95 लाख पे भी आप इसी तरह से बेसिक टैक्स निकालेंगे स्लैब के हिसाब से, और स्लैब के हिसाब से बेसिक टैक्स निकालने के बाद चेक करेंगे सरचार्ज,
तो सर जब सरचार्ज चेक करेंगे ना तो टोटल इनकम 1,35,00,000 ही रहेगी। ये नहीं कि आप 13,70,000 लेके अपनी टोटल इनकम बदल दोगे। टोटल इनकम वही रहेगी जो बिना इंडेक्सेशन के आपका एलटीसीजी आया था, वही रहेगी। आप उसे बदलेंगे नहीं। आपको समझ आना चाहिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। हो सकता है इससे सरचार्ज रेट पे इंपैक्ट हो जाए, हो सकता है। यहां पर आपकी सरचार्ज रेट आप 1,35,00,000 देख के डिसाइड करेंगे, तो 1,35,00,000 यानी 15%। तो देर भाई यहां जो बेसिक टैक्स आएगा उस पर भी 15% लगेगा, और यहां जो आपने टैक्स उठाया उस पर भी 15% लगेगा, और फिर 4% सेस। वो तो दोनों पे लगना ही है ना, वो तो वैसे ही आपका लगना था। तो सर समझो यहां अगर लॉस आ गया होता सर विथ इंडेक्सेशन में, हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत पहले प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो लॉस आ जाएगा। तो लॉस आ गया होता तो टैक्स जीरो हो जाता, क्योंकि नेगेटिव नंबर पे 20% लगाओगे तो टैक्स जीरो होगा। तो सर टैक्स जीरो है तो बेनिफिशियल ले लो, पर वो जो लॉस है ना वो आपका किसी और के सामने सेट नहीं हो सकता, या वो कैरी नहीं हो सकता, क्योंकि वो टैक्स कैलकुलेशन के वक्त आया है। इनकम तो आपकी 40 लाख के तहत पहले ही फिट हो चुकी थी, फिक्स हो चुकी थी, वो नहीं बदलेगी आपकी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर समझो अगर हम नंबर चेंज करके ऐसा कह दें कि ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना वो 20 लाख है, ये 20 लाख है आपका, तो ऊपर ये 40 लाख नहीं आएगा, 30 लाख आएगा। और अगर ये 30 लाख आएगा तो ये वाला नंबर मेरा 1,25,00,000 आएगा। सैलरी इनकम तो 95 लाख ही रहेगी। ये 30 लाख पे मेरा विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% करेंगे, तो 30 लाख पे 12.5%, 3,75,000 आ गया। और नीचे अब 20 लाख पे आप इंटू 363 डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो ये 72,60,000 का कॉस्ट आया। तो यहां नेगेटिव 22,60,000 आएगा विथ इंडेक्सेशन। अब आप 20% करेंगे तो 2,74,000 थोड़ी जीरो रहेगा, बेस टैक्स आपका जीरो हो गया। बट ये वाला लॉस ना आप इसे सेट कर सकते हैं ना आप इसे कैरी कर सकते हैं, इसे भूल जाइए। और टोटल इनकम अभी भी आपकी 1,25,00,000 ही रहेगी। और अगर टोटल इनकम 1,25,00,000 है तो इस पे आपका सरचार्ज जीरो पे 15% तो जीरो हो जाएगा, बट इस पे तो 15% ही आएगा ना, क्योंकि आप टोटल इनकम देख के सरचार्ज डिसाइड कर रहे हैं, 95 लाख देख के नहीं। क्योंकि अगर ये ले लिया होता तो ये नेगेटिव होता तो टोटल इनकम ही 95 लाख में से लॉस सेट होकर 1 करोड़ के नीचे आ जाता, तो सरचार्ज 10% हो जाता। बट ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे, आपकी टोटल इनकम सर पहले ही फिक्स हो चुकी है, उसको आप नहीं बदलेंगे। आप सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त दोनों में से विचएवर इज बेनिफिशियल देख लेंगे। यानी आपको समझ आना चाहिए कि सर सरकार ने लास्ट में पागल बना दिया ये कह के कि हमने थोड़ा रिस्टोर कर दिया है। पहली बात तो रिस्टोर खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल एचईएफ के लिए किया, दूसरी बात किया खाली लैंड और बिल्डिंग पे, और तीसरी बात खरीदा 23 जुलाई के पहले होगा, बेचा 23 जुलाई या उसके बाद होगा, तो और वो भी इनकम कैलकुलेट करते वक्त नहीं, टैक्स कैलकुलेट करते वक्त। मतलब लॉस का बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं, इनकम के अंदर सरचार्ज का बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं, वो सारे तो चले जाएंगे आपके। यानी इंडेक्सेशन सर इतिहास हो चुका है, अब ऐसा बोल सकते हैं। एग्जाम में ये वाला पॉइंट आपके लिए पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई है, जो हमने सेक्शन नंबर 112 का डिस्कशन किया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन में और कराऊंगा आपको, आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, बट उससे पहले थोड़े और अपडेट्स यहां पर जो 112 के हैं वो कवर कर लेते हैं। सर आपने 112 में है ना दो बातें और पढ़ी होती है, जिसे मैंने आपको नोट 2 और नोट 3 करके दिया है। क्या पढ़ा होता है आपने कि अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज या जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज या जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, तो ऑप्शन अवेलेबल होता है 22 जुलाई तक ट्रांसफर किया तो, 22 जुलाई तक ट्रांसफर किया तो कि 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, सारे असेट्स किसको मिलता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबको। अब 23 जुलाई या उसके बाद इसे भी 12.5% कर दिया गया है विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि रैशनलाइज कर दिया सर, क्योंकि अब इंडेक्सेशन तो होता ही नहीं है ना, तो इसे भी 12.5% कर दिया विदाउट इंडेक्सेशन। तो अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज या जेडसीबी आपको 22 जुलाई तक दी है ट्रांसफर डेट, तो आप 10% विदाउट इंडेक्सेशन भी करेंगे एंड 20% विद इंडेक्सेशन भी करेंगे, और दोनों में से व्हिचएवर इज बेनिफिशियल करेंगे। लेकिन अगर 23 जुलाई या उसके बाद है तो ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ और सिर्फ 12.5% करेंगे और इंडेक्सेशन नहीं होगा। ऐसे ही आपने एक बात और पढ़ी होती थी कि सर अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का ट्रांसफर कर रहे हैं तो 22 जुलाई तक है अगर, तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन ही होता था।
जिसमें फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 नहीं लगा सकते। वो जो करेंसी कन्वर्जन करते थे ना कि सारे रुपी को पहले डॉलर में लाते थे और फिर डॉलर को वापस टीटी बाइंग रेट से मल्टीप्लाई करके रुपी में लाते थे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को कवर करने के लिए, वो नहीं करेंगे आप। और 10% होगा विदाउट इंडेक्सेशन कंपलसरी, यही होता था। लेकिन अब इसको भी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कर दिया और फर्स्ट प्रोविजन तो अभी भी नहीं लगेगा। मतलब फर्स्ट प्रोविजन तो पहले भी नहीं लगता था, अब भी नहीं लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ अ नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी टैक्स पेयर है और उससे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रांसफर की है, तो 22 जुलाई तक 10% विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48, एंड 23 जुलाई ऑनवर्ड्स 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48। ये वाला कंटेंट इंटर लेवल पे रेयरली पूछा गया है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हम इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, बट सिलेबस कवरेज है तो उसके हिसाब से हमने देख लिया। बाकी आपके तो हाई चांसेस इसे ही पूछे जाने के हैं, आपकी इस पे 100% ग्रिप होनी चाहिए। अब ये जो कंटेंट हमने कवर किया ना, इसके रिलेटेड आपके स्टडी मटेरियल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके इसके ऊपर और ग्रिप बैठ जाए, ये किस तरीके से वर्क करने वाला है। मिस्टर शिवा परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी on February 15, 1979 for rupee 3,24,000. In addition, he has also paid stamp duty at 10% on the stamp duty value of rupee 3,50,000. यानी 3,24,000 प्लस 35,000, तो टोटल 3,59,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। ऑन Feb 15, 1979 इन अप्रैल 2008 उसने एग्रीमेंट किया मोहन के साथ कि मैं तुझे बेचूंगा और 1,11,000 का एडवांस ले लिया, बट बाद में ट्रांजैक्शन फेल हो गया एंड अमाउंट फोरफिट हो गया, क्योंकि 1/4/14 के पहले फोरफिट हो गया। सेक्शन नंबर 51 लगेगा और वो कहेगा कि ये अमाउंट जिस भी दिन ये एसेट ट्रांसफर करोगे उस साल उसकी कॉस्ट में से लेस कर देना, भले वो फेयर मार्केट वैल्यू ली हो या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली हो, उसके कॉस्ट में से लेस करना रहेगा हमें। इन मई 2015 उसने फिर से एग्रीमेंट किया कितने में बेचूंगा और 1,51,000 फोरफिट कर लिए क्योंकि ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं हुआ। ये आईएफओएस में टैक्सेबल होगा 5629, इसका कैपिटल गेन से कोई वास्ता नहीं है। ये फाइनेंशियल ईयर 15-16 में ही टैक्सेबल हो जाएगा 1,51,000। इन अगस्त 2015 ही कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फ्लोर, दिस इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया, ये खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। On November 15, 2024, November 15, 2024 यानी 23 जुलाई या उसके बाद मिस्टर शिवा एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर मनीष कितने में बेचूंगा और 1.5 लाख रुपए एडवांस मिले थ्रू अकाउंट पे चेक। मिस्टर मनीष ने बैलेंस सम पे किया और ट्रांसफर किया फरवरी 20, 2025। तो ट्रांसफर डेट तो फरवरी 20, 2025 है, लेकिन एग्रीमेंट डेट 15 नवंबर 2024 है। मिस्टर शिवा ऑल्सो पेड ब्रोकरेज एट 1%। 1% तो 30,50,000 पे ही लगेगा। ब्रोकरेज तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन पे ही लगता है, पर सर सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे उसके लिए 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी पड़ेगी और 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 39 लाख के डेट ऑफ एग्रीमेंट की एंड 41 लाख के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। आइडियली आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेते हो, डेट ऑफ ट्रांसफर लेते हो, लेकिन अगर एग्रीमेंट के दिन या उसके पहले 1 रुपया भी अकाउंट पे ही चेक से मिल गया, डीडी से मिल गया, ईसीएस से मिल गया, प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिल गया, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट लेते तो 39 लाख लेंगे। 39 लाख और 30,50,000 सेफ हार्बर 10% से ज्यादा है, 3,05,000 ही आएगा सेफ हार्बर। तो देयर बाई जो आपका सेल कंसिडरेशन है वो 39 लाख हो गया, माइनस ब्रोकरेज है और ब्रोकरेज 30,50,000 का 1% होगा 30,500, यानी कि 39 लाख माइनस 30,500 38,69,500। Compute capital gain in the hands of Mr. Shiva. Also compute the tax liability under section 112, assuming that the basic exemption limit has been fully exhausted. तो अदर इनकम नहीं दी और बोला अदर इनकम पे जो भी टैक्स आया होगा। तुम 112 का टैक्स बताओ, खाली सेस वेस लगा के बताओ मुझे, खाली 112 का, और CII वगैरह आपको दिया हुआ है। ये आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, माइनस COA करने जाएंगे आप, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका कितना था 3,59,000, बट ये 1401 के पहले था, तो 1401 की FMV ले सकते हैं। 1401 की FMV 11,85,000 है, बट 1401 की FMV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10,70,000 है, और 10,70,000 फाइनल होगा, लेकिन 10,70,000 में से वो जो 1,11,000 का आपका अमाउंट था वो आपको लेस करना पड़ेगा ना, तो 9,59,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी था। इंडेक्सेशन नहीं कर सकते आप क्योंकि ट्रांसफर डेट 23 जुलाई या उसके बाद की है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी था 3,90,000 का।
तो आपका LTCG आ जाएगा सेक्शन 112 का। मैंने आपको पीछे सोल्यूशन दिया हुआ है। 39 लाख सिलेक्ट हुआ, 38,69,500 आया, ये सारे खर्चे माइनस किए तो 25,20,500, 25,20,500 बिना इंडेक्सेशन के किया तो इस पे 12.5% की रेट होगी, 12.5% की रेट होगी। बट ये तो टोटल इनकम में इतना जाएगा। अब टैक्स निकालने के लिए आपको चेक करना है कि क्या आपको ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहली बात, क्या रेसिडेंट इंडिविजुअल है? यस। दूसरी बात, क्या लैंड और बिल्डिंग की बात हो रही है? यस। तीसरी बात, क्या खरीदा 23 जुलाई के पहले था? हाँ सर 1979 में खरीदा था। चौथा, क्या बेचा? ट्रांसफर डेट 23 जुलाई है, उसके बाद है? हाँ सर 20 फरवरी की ट्रांसफर डेट है। सारी बातें सेटिस्फाई हो गई तो आप इस क्वेश्चन को रिकैलकुलेट करते हो, जिसमें आप इन दोनों नंबर्स को क्या करोगे? इंडेक्स, दोनों को इंडेक्स करोगे। तो हमने यहां पर सॉल्यूशन में इन दोनों नंबर्स को इंडेक्स किया जैसे करते हैं, और इंडेक्स करने के बाद आपका लॉस आ गया। लॉस पे 20% लगाना पड़ेगा, तो सर टैक्स जीरो ही आएगा ना। टैक्स जीरो आएगा तो विच एवर इज बेनिफिशियल लेंगे तो टैक्स जीरो हो गया, निल हो गया, कोई टैक्स नहीं आएगा। और ये जो लॉस आया, क्या आप ये सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? नहीं। आपकी जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होगी उसमें टोटल इनकम अभी भी कितना दिखेगा? 25,20,500, वही का वही आपका दिखने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपका टैक्स जीरो रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के अंदर ही ऐसा होने वाला है। दैट्स इट। ये क्वेश्चन करने से आपको एक और आइडिया लग गया होगा ये किस तरीके से वर्क करने वाला है। जो हमारा कैपिटल गेन का दूसरा बड़ा अपडेट हमने कवर कर लिया। तो पहला अपडेट था पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना, और दूसरा अपडेट था टैक्स रेट्स पे वर्क करना। मैं तीसरा अपडेट स्टार्ट कर रहा हूं विच इज रिलेटेड टू बायबैक। बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट, और इसमें एक और नई डेट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपके सामने इसे समराइज करने के लिए टेबल जैसा बनाया हुआ है 46A। इस चार्ट को आपको भी बनाना चाहिए हाथ से। बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, या बायबैक ऑफ शेयर्स बाय अदर्स, या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एनी कंपनी। तो अभी तक बायबैक के प्रोविजंस क्या थे और अब क्या हो गए, इसमें पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है 1 अक्टूबर 2024। नई डेट 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद बायबैक हुआ, लॉ अलग है। 1 अक्टूबर 2024 के पहले यानी 30 सितंबर 2024 तक बायबैक हुआ, लॉ अलग है। अगर शेयर्स का बायबैक किया डोमेस्टिक कंपनी ने, शेयर्स का बायबैक किया डोमेस्टिक कंपनी ने, तो ही अमेंडमेंट हुआ है, नहीं तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। जैसा पहले आप पढ़ते थे वैसा ही है। अगर शेयर्स का बायबैक किया है डोमेस्टिक कंपनी ने तो ही अपडेट है। तो सर पहले शेयर्स का बायबैक डोमेस्टिक कंपनी ने किया तो पहले क्या था? शेयर्स का बायबैक अगर डोमेस्टिक कंपनी ने किया तो पहले आप ये पढ़ते थे कि शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, सेक्शन 10 क्लॉज 34A। लेकिन कंपनी के हाथ में टैक्स लगेगा एज पर सेक्शन 115 QA at a flat rate of 20% base plus 12% surcharge plus 4% cess, that is effectively 23.296% on distributed amount. What is distributed amount? जितने में बायबैक किया माइनस जितने में कभी शेयर इशू किए थे, जितने में बायबैक किया माइनस जितने में कभी शेयर इशू किए थे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो आपको सिर्फ विजुअलाइज करा दूं तो amount distributed by the company on buyback of shares shall be charged to tax at 23.296%. This will be exempt for shareholder. Amount paid by company on buyback minus amount received during the issue of shares will be the distributed income amount, जिसके ऊपर 23.296% लगेगा, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड। पर बायबैक ऑफ शेयर्स हुए बाय डोमेस्टिक कंपनी, ये होता था अप टू 3924। This is applicable only before 1st of October, before 1st of October up to 30th सितंबर 2024। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उल्टा हो गया है। कंपनी के हाथ में कुछ नहीं, कंपनी के हाथ में कुछ नहीं। इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के हाथ में उसे टैक्सेबल किया जाएगा, कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। अंडर द हेड IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर उसे टैक्सेबल किया जाएगा। शेयर होल्डर के हाथ में पूरी तरह से, जिसके सामने उसे कोई खर्चा नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सीधे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो अमाउंट डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। यानी कि आप इसे एक चार्ट बना के विजुअलाइज करें। हम किसकी बात कर रहे हैं? बायबैक की। बायबैक क्या? ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी। तो 30 सितंबर तक अलग था, 1 अक्टूबर 2024 है उसके बाद अलग है। 30 सितंबर तक क्या था? कंपनी पे 115 QA के तहत 23.296% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट।
जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट मतलब जितने में बायबैक किया माइनस जितने में कभी शेयर इशू किए थे, एंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। लेकिन अब कंपनी के हाथ में नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी नहीं है ऐसा। शेयर होल्डर के हाथ में एज पर 2 clause 22 clause F, it is a deemed dividend. It's taxable under the head income from other source. शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 100% जितना बाईबैक का अमाउंट रिसीव हुआ होगा, कोई खर्चा नहीं मिलेगा। सर डीम्ड डिविडेंड मान लिया तो आईएफओ इसमें चला ही गया, क्योंकि डिविडेंड तो आईएफओ इसमें ही टैक्सेबल होता है, जिसमें सर आपने पढ़ा होता है कि बाकी डिविडेंड्स के सामने आपको वो इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा मिलता है 20% तक, वो भी नहीं मिलेगा यहां, वो खाली बाकी डिविडेंड्स में मिलता है। सर इस पे टीडीएस कटेगा क्या? यस, टीडीएस सेक्शन 194 में जो कटता है वो इस पे भी कटेगा। मतलब कि जब भी कंपनी बाईबैक करेगी तो टीडीएस काट के आपको पैसा मिलेगा 10% पे, 10% टीडीएस काट के ही आपको मिलेगा, वो रहेगा, वो वहां भी 194 में उन्होंने अपडेट किया। बट सर जब आप कह रहे हो कोई खर्चा नहीं मिलेगा, तो मैंने ये शेयर्स आज से सालों पहले खरीदे होंगे तो उसका कॉस्ट तो मिलेगा ना? नहीं, वो कॉस्ट भी नहीं मिलेगा, आपका रेवेन्यू ही आपका प्रॉफिट है, कोई कॉस्ट नहीं मिलेगा। सर ये तो गलत बात है, वो कॉस्ट तो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि वो कॉस्ट हम देंगे बट इसके सामने लेस नहीं करेंगे, जितना कॉस्ट आपका लगा था उतने को लॉस मान लो। कैपिटल गेन के चैप्टर में कैपिटल लॉस मान लो, अगर उसकी होल्डिंग शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, होल्डिंग लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो किसी भी कैपिटल गेन के सामने सेट हो सकता है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट हो सकता है। बट सर अगर हुआ ही नहीं कोई कैपिटल गेन तो उसे 8 साल तक कैरी करना, 8 साल तक भी सेट नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा, और 8 साल तक भी कैरी तभी कर पाओगे जब रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे भरोगे। इसका मतलब शेयर होल्डर के हाथ में फुली टैक्सेबल तो कर दोगे आईएफओ इसमें, बट जो शेयर का कॉस्ट होगा वो आपका कैपिटल लॉस बन जाएगा। शेयर का कॉस्ट आपका कैपिटल लॉस बन जाएगा। ये सब मैंने आपको तब पढ़ाया जब शेयर्स की बात हो रही है, जो डोमेस्टिक कंपनी बाईबैक कर रही है, तब ये सारी बातें आपको करनी है। इस पे क्या टीडीएस लगेगा? यस। क्या इस पे खर्चे मिलेंगे? नो। कोई एक्सपेंसेस, कोई खर्चे कुछ अलाउ नहीं किए जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। और जितना आपका शेयर का कॉस्ट रहा होगा जो सालों पहले आपने इनकर किया होगा, उतने का कैपिटल लॉस बुक कर लो, बिकॉज शेयर्स का बाईबैक एक ट्रांसफर मान लिया जाएगा, और वो जो ट्रांसफर माना गया शेयर्स का बाईबैक, दैट इज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, कि आपने अपने राइट्स जाने दिए शेयर्स के अंदर, एंड देयर बाय हम आपको वहां पर कैपिटल लॉस बुक करने देंगे, और वो आप किसी और गेन के सामने सेट कर लो, नहीं कर पा रहे तो उसे कैरी कर लेना, रिटर्न समय पे फाइल करके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यूज करके इसे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आईएफओएस के अंदर इसे कनेक्ट करके डिस्कस करता हूं। बायबैक ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 68 222F में डीम्ड डिविडेंड है। सेक्शन 68 में बायबैक है ना, कंपनी लॉ में, तो सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत ये बायबैक ऑफ शेयर्स डीम्ड डिविडेंड है। एनी पेमेंट बाय अ कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर फ्रॉम अ शेयर होल्डर इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इसका एक एग्जांपल देखो यहां बनाया है। Assess the purchase 10,000 shares of a domestic company on 1st of April 2010 at ₹10 per share. On 25th of October, यानी 1 अक्टूबर के बाद, the company bought back shares at ₹30 per share. Discuss the tax implication for the company under the buyback provision. No tax implication. But what will be the implication on shareholder? Shareholder के हाथ में क्या implication होगा? तो सर 10,000 shares, ये जो 10 रुपए की आपकी कॉस्ट है, यानी 1 लाख, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगा, क्योंकि शेयर की होल्डिंग आपकी 2010 से 2024 है ना। तो अगर मैं इसे अनलिस्टेड शेयर्स भी मानूं तो 24 महीने से ज्यादा है, लिस्टेड शेयर्स मानूं तो 12 महीने से ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। और जो आपको 30 रुपए मिले, 10,000 इंटू 30, 3 लाख, ये आईएफओएस में सीधे टैक्सेबल होगा, सीधे आईएफओएस में उठा के इसे डाल दिया जाएगा। कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा सर। 3 लाख सीधे आईएफओएस में जाएगा, और 1 लाख कैपिटल लॉस दिखाई देगा, जिसे किसी और कैपिटल गेन के सामने सेट करना है तो आप आराम से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने एक छोटे एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखा, जो मैंने आपको यहां पर ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया कि ये किस तरीके से ऑपरेट आपका बाईबैक में करने वाला है। इसको यहां पर जो हमने चार्ट बना के दिया है आपको, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि सर बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय अ डोमेस्टिक कंपनी, तो कंपनी के हाथ में पहले टैक्सेबल होता था, अब एग्जेम्प्ट है, यानी टैक्सेबल नहीं है। और शेयर होल्डर के हाथ में पहले एग्जेम्प्ट होता था और अब टैक्सेबल है। और टैक्सेबल कैसे है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तहत।
सर व्हाट इफ ये फॉरेन कंपनी है या फिर ये शेयर्स नहीं है, अदर सिक्योरिटीज हैं, तो जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है। पहले क्या था और अभी भी वही है, कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो लगेगा शेयर होल्डर के हाथ में लगेगा अंडर सेक्शन 46A कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में लगेगा सर, कोई IFOS नहीं होगा अगर फॉरेन कंपनी ने शेयर्स बायबैक किए हैं या अदर सिक्योरिटीज हैं तो। यानी कंपनी कुछ नहीं करेगी, शेयर होल्डर ने जितने में बायबैक हुआ वो सेल कंसिडरेशन और जितने में कभी खरीदा होगा कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाल के लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है वो कैलकुलेट कर लेगा जैसे करता था। तो एक एरो बना के नीचे बताया सेल कंसिडरेशन अमाउंट गिवन ऑन बायबैक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एट व्हिच इट वाज परचेज्ड, जैसे रेगुलर सेल करते हो वैसे ही सेक्शन 46A के तहत कैपिटल गेन। ये हमने बायबैक का डिस्कशन जो अपडेट हुआ वो कवर कर लिया। पैरेलली टीडीएस में 194 में डाल दिया कि 222F पे भी टीडीएस काट लिया जाएगा और कुछ नहीं। ये हमारा कैपिटल गेन का एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कवर हो गया। इसके बाद सेक्शन 47 में एक अपडेट क्या किया गया, आप पढ़ते थे, बड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री पढ़ते थे कि एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट ट्रांसफर नहीं होता है ना। यहां पर लिखा था एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट विल इरिवोकेबल ट्रस्ट, इसमें ऐड कर दिया है बाय एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब पहले कंपनी भी गिफ्ट देती थी ना तो भी वो ट्रांसफर नहीं था, कैपिटल गेन नहीं था। पार्टनरशिप फर्म भी गिफ्ट देती थी ना तो भी वो ट्रांसफर नहीं था, कैपिटल गेन नहीं था। पर अब ऐसा नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ गिफ्ट देंगे तो ही वो ट्रांसफर नहीं है। अगर कंपनी या फर्म देगी तो वो ट्रांसफर है, आपको उसका सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा सेक्शन 50D के तहत और आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। तो वो बेनिफिट जो मिल रहा था बाकियों को, जिनको सरकार को बेनिफिट देने की कोई इच्छा नहीं थी, वो छीन लिया गया है। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही ऐसा होने वाला है। ये आपका नेक्स्ट छोटा सा अपडेट हो गया। उसके बाद एक अपडेट 50AA में आया है, बड़ा अपडेट है, बात छोटी सी है बट इंप्लीकेशन बड़ा होगा। 50AA आप जानते हैं एक स्पेशल प्रोविजन होता है फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन, जो रिसेंटली ही आया था, कोई बहुत पुराना सेक्शन नहीं है, जो कहता है कि मैंने जिस कैपिटल एसेट की बात की उस पे पीरियड ऑफ होल्डिंग मैटर नहीं करेगा और आंसर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा, इंडेक्सेशन नहीं कर सकते। 50AA तो आपने 50AA के अंदर पढ़ा होता है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर कवर होते हैं, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर आपके कवर होते हैं एंड कुछ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कवर होते हैं। ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, जिन्होंने अपना 35% तक रुपया, 35% तक रुपया इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में डाला होता है। 35% तक मतलब ये डेट ओरिएंटेड होते हैं बट 35% तक ही इन्होंने इक्विटी शेयर्स के अंदर डाला होता है, जिन्हें अक्वायर 1 अप्रैल 2023 के बाद किया होता है आपने, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद। ये आपको पता है, ये 2 कैपिटल एसेट थे, इन 2 कैपिटल एसेट में और 2 ऐड कर दिए। और 2 ऐड क्या किए हैं, अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डिबेंचर विच इज ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23rd day of July 2024। मतलब यहां 4 कैपिटल एसेट्स हैं। 4 कैपिटल एसेट्स कौन से, पहला मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, चाहे उसे कभी भी खरीदा हो कभी भी बेचा हो, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। दूसरा यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अक्वायर्ड 1/4/23 या उसके बाद, जिसमें स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मतलब 35% तक रुपया इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज में डाला है, 1/4/23 या उसके बाद अक्वायर किया। और अब तीसरा और चौथा यहां क्या जुड़ गया, अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड डिबेंचर। अगर इन्हें ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद किया है, ट्रांसफर, अक्वायर कभी भी किया हो, ट्रांसफर, जबकि ऊपर यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में देखो अक्वायर 1/4/23 या उसके बाद किया, सर ट्रांसफर तो बाद ही में किया होगा ना, अक्वायर करने के बाद ही तो ट्रांसफर करोगे। लेकिन अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डिबेंचर में अक्वायर हो सकता है 2020 में किया हो, 2019 में किया हो, लेकिन उसे ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद किया है। गवर्नमेंट ने यहां इसे इंक्लूड करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना दिया है, क्योंकि यहां पीरियड ऑफ होल्डिंग अब मैटर नहीं करेगी, इंडेक्सेशन नहीं कर पाओगे, वो तो अब वैसे भी नहीं कर सकते आप 23 जुलाई या उसके बाद, लेकिन यहां पे इंडेक्सेशन नहीं होगा और इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिया जाएगा। तो ये बात ऐड हो गई है, इसके पूछे जाने के अच्छे चांसेस हैं। 50AA में एक चेंज और है, बट वो चेंज साल 2024-25 से एप्लीकेबल नहीं है, साल 2025-26 से एप्लीकेबल है, इसीलिए हम उसको कवर नहीं कर रहे।
स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन अमेंड की है, बट वो डेफिनेशन अभी आपके लिए काम की नहीं है, इसीलिए हम उसको यहां ले ही नहीं रहे हैं, उसको हम यहां डिस्कशन में नहीं ले रहे। हमने सिर्फ ये जो बात ऐड हुई उसको कवरेज के अंदर ले लिया कि ये कैसे ऑपरेट किया जाएगा। हमने 50AA का भी कंप्लीशन कर लिया, जिसके साथ हमने कैपिटल गेन के सारे अपडेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे सीजी के एक बड़े चैप्टर के अपडेट्स कंप्लीट हो गए। क्या क्या अपडेट्स हमने यहां पर देखे? सर, एक पीरियड ऑफ फोल्डिंग का अपडेट देखा 23 जुलाई के पहले तक, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 23 जुलाई या उसके बाद 12 महीने, 24 महीने, और वो यूनिट्स हट गया और 12 में रह जाएगा लिस्टेड यूनिट्स। दूसरा अपडेट आपने देखा टैक्स रेट्स 111A, 112, 112A, लेकिन 112 के अंदर हमने नोट्स बना के ये देखा कि टैक्स कंप्यूटेशन करते वक्त अगर वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एक ऑप्शन दिया जा रहा है। तीसरा अपडेट हमने कवर किया बाईबैक। बाईबैक के रिलेटेड हमने डिस्कशन देखा कि शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी है तो 30 सितंबर तक अलग है, 1 अक्टूबर या उसके बाद अलग है, जिसको हमने आईएफओएस के साथ लिंक करके कवर कर लिया। चौथा अपडेट हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट जो गिफ्ट वाला है वो अब सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ही ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, बाकियों के लिए ट्रांसफर माना जाएगा। पांचवा अपडेट हमने कवर किया 50AA के अंदर अब अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर भी ऐड कर दिए अगर उन्हें ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद किया है तो। सो ये हमने जितनी भी बातें की ये सब हमारे कैपिटल गेन्स के अपडेट कंप्लीट हो गए हैं। हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं अब, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक जो बड़ा अपडेट है बाईबैक का, वो हमने कैपिटल गेन के साथ साथ लिंक करके डिस्कस कर लिया, बट उसके अलावा भी आईएफओएस के अंदर कुछ छोटे मोटे और अपडेट्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। पहले तो आईएफओएस के अंदर वही बाईबैक वाला जो पॉइंट है जो हमने कवर किया वही आपको दिया हुआ है, जिसमें ध्यान रखना फुल्ली टैक्सेबल होगा, जितना रिसीव होगा कोई खर्चा कुछ नहीं मिलेगा, जो आपका कॉस्ट लगा होगा वो आपको कैपिटल लॉस के रूप में मिलेगा, बाकी कोई खर्चा नहीं मिलेगा और वो पैसा टीडीएस कट के आएगा तो आपको उसे ग्रॉस अप करके अपने इनकम के अंदर दिखाना होगा। अब नेक्स्ट अपडेट आपका आईएफओएस के अंदर क्या किया गया है कि जो आपका 5627B करके एक टैक्स लगता था जिसे हम एंजल टैक्स बोला करते थे, उसे अब बंद कर दिया गया है। इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड, यानी कि अब ये टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं किया जाएगा, इसे बंद कर दिया है हमने। तो आप पहले पढ़ते थे ना कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे तो इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू करके जो वैल्यू आएगी वो क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए टैक्सेबल की जाएगी आईएफओएस के अंदर। अब ऐसा नहीं होगा। इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, 2024-25 में ऐसा कुछ हुआ होगा तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, मतलब आपको इसको उड़ा देना है, अब ये खत्म हो चुकी है बात। इसके बाद आपका सेक्शन नंबर 57 में एक अपडेट हुआ है, एक अपडेट हुआ है विथ रिगार्ड टू फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन के रिलेटेड अपडेट हुआ है। क्या अपडेट हुआ है? आप फैमिली पेंशन में जानते थे आपको सेक्शन 57 में कहा जाता था कि 33.33% और 15,000 विच एवर इज लोअर का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा फैमिली पेंशन में। ये जो 15,000 था इसे 25,000 कर दिया है अगर डिफॉल्ट रिजाइम है तो, अगर डिफॉल्ट रिजाइम है तो, यानी समझना फैमिली पेंशन में जो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालते हैं वो अगर डिफॉल्ट रिजाइम है तो 33.33% और 25,000 विच एवर इज लोअर, और अगर ऑप्शनल ऑल्टरनेटिव रिजाइम है तो 33.33% और 15,000 विच एवर इज लोअर। मतलब वहां पहले भी 15,000 था, अभी भी 15,000 है। ध्यान रखना ये 15,000 पर मंथ नहीं होता है, पूरे साल का होता है। तो अगर आपका 90,000 का फैमिली पेंशन है तो 90,000 का 1/3 30,000 और 15,000 यानी 15,000 90,000 में से लेस होंगे, 75,000 टैक्सेबल होगा ऑप्शनल रिजाइम में, ऑल्टरनेटिव रिजाइम में। और अगर आप डिफॉल्ट रिजाइम में हैं तो 90,000 का फैमिली पेंशन इनकम है तो 90,000 का 1/3 दैट इज 30,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो 25,000 का डिडक्शन मिलेगा 90,000 में से, तो 65,000 टैक्सेबल किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये आपका डिफॉल्ट रिजाइम में सिर्फ अपडेट किया गया है, ऑप्शनल रिजाइम वैसे का वैसे ही है। और बाकी सेक्शन नंबर 57 में ये क्लैरिफिकेशन हो गया कि ये जो 222F का डीम्ड डिविडेंड है इसके सामने कोई खर्चा नहीं मिलेगा, वो 20% ऑफ इंटरेस्ट इनकम वाला भी जो मिलता है बाकी डिविडेंड इनकम के सामने वो नहीं मिलेगा, दैट विल नॉट बी अलाउड। दैट्स इट। आईएफओएस में हमारे यही अपडेट्स हुए हैं, इसके अलावा आईएफओएस में और कोई अपडेट नहीं है। आईएफओएस के बाद आप कौन सा चैप्टर देखते हैं? क्लबिंग, देयर इज नो अपडेट। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, देयर इज नो अपडेट। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में एक ही अपडेट है,
एक ही चेंज है, एंड दैट इज इन सेक्शन 80cc(d), जो हमने कहा था कि हम लिंक करेंगे कि 80cc(d) के अंदर क्या चेंज किया गया है। तो 80cc(d) इंडिविजुअल को मिलता है पेंशन स्कीम में पैसा डालने पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन भी मिलता है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन भी मिलता है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी या 20% ऑफ जीटीआई एज द केस में भी होता है, जिसमें सैलरी यानी बेसिक सैलरी प्लस जीएनएस अलाउंस का परसेंटेज ये सेम है, इसमें कोई अपडेट नहीं है, दिस इज सेम। जो अपडेट है वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में किया है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में आप क्या पढ़ते थे अप टू 14% ऑफ सैलरी अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, एंड 10% ऑफ सैलरी जिसमें सैलरी इज बेसिक सैलरी प्लस जीएनएस अलाउंस का परसेंटेज अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। अब यहां पर इन्होंने 10% को कर दिया है 14% अगर डिफॉल्ट रिजाइम है तो, अगर डिफॉल्ट रिजाइम है तो 14% ऑफ सैलरी कर दिया है, इवन इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वैसे का वैसे ही है। सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो डिफॉल्ट रिजाइम में मिलता भी नहीं है, वो तो मिलता भी खाली ऑप्शनल रिजाइम में ही है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डिफॉल्ट में भी मिलता है, ऑल्टरनेटिव में भी मिलता है, जिसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो डिफॉल्ट हो या ऑल्टरनेटिव 14% ही है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है और डिफॉल्ट रिजाइम है तो 14% है, और अगर डिफॉल्ट रिजाइम नहीं है तो 10% है। यह आपका अपडेट किया गया है। यानी कि मैं आपको यहां पर इसको समराइज कर दूं तो 80cc(d) के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन CGSG अगर आपका एम्प्लॉयर है तो 14% ऑफ सैलरी है, चाहे डिफॉल्ट रिजाइम हो या ऑप्शनल रिजाइम हो, आपने ऑप्ट आउट किया हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई अदर एम्प्लॉयर है, कोई प्राइवेट कंपनी है, ऐसा कुछ भी है, तो 14% ऑफ सैलरी होगा अगर डिफॉल्ट रिजाइम है, और 10% ऑफ सैलरी होगा अगर ऑप्शनल रिजाइम है। और आप कहते हो सर नहीं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है या सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी है, तो सर डिफॉल्ट रिजाइम में तो मिलता ही नहीं है। ऑप्ट आउट करोगे तो 10% या 20% मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड एम्प्लॉयड है। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो 10% और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ जीटीआई, वो वैसा ही रहेगा, जिसमें यहां पर वो 1.5 लाख की लिमिट के अलावा 50,000 की एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है आपको। और ये तो जो होता है ये 1.5 लाख के ओवर एंड अबव ही होता है, यानी ये तो आपको एक्स्ट्रा ही मिलता है, जितना आता है ये आपको पूरा का पूरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो सर अपडेट तो खाली यही है, अपडेट तो इतना सही है कि डिफॉल्ट रिजाइम में अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा तो 10% की जगह 14% उसे कर दिया जाएगा। दैट्स इट इन 80cc(d) डिडक्शन में आपका यही एक लौता चेंज किया गया है। डिडक्शंस के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। यहां कई सारे छोटे छोटे अपडेट्स किए गए हैं। छोटे छोटे अपडेट्स क्या किए गए हैं, कुछ तो इतने रेलेवेंट भी नहीं है, हम क्विकली इन्हें डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन नंबर 192 में एक छोटी सी बात ऐड की है कि एम्प्लॉय अब अपनी टीसीएस की डिटेल भी दे सकता है। सर मतलब भाई पहले आप क्या पढ़ते थे कि एम्प्लॉय जब अपने लॉयर को अपनी डिटेल्स देता है तो वो अपनी अदर इनकम्स भी बताता है, टीडीएस की और डिटेल्स भी देता है, और अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो बताता है। इतना पढ़ते थे कि ये सब डिटेल्स भी कंसीडर करता है एम्प्लॉयर टीडीएस काटने से पहले। अब उसमें खाली क्या लिखा था, टीडीएस की डिटेल, टीडीएस की डिटेल के साथ साथ टीसीएस की डिटेल भी अब अलाउ कर दी है। यानी कि अब अपना एम्प्लॉय टीसीएस जो कलेक्ट हुआ है उसका कहीं और, वो टीसीएस की डिटेल्स भी देगा, तो उसे भी कंसीडर करने के बाद ही एम्प्लॉय टीडीएस कितना काटना है वो डिसाइड करेगा। तो अब वो उसकी बाकी इनकम्स भी कंसीडर करेगा, हिट्स की, टीडीएस की डिटेल भी कंसीडर करेगा, टीसीएस की डिटेल भी कंसीडर करेगा, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कंसीडर करेगा। ऐसे ही सेक्शन नंबर 193 में भी एक अपडेट है कि वो जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है जो 10,000 के ऊपर होता है तो ही उन टैक्सेबल बॉन्ड्स पे टीडीएस काटा जाता है 10% का। यहां पर एक और बॉन्ड जोड़ दिया है, FRSB, फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। अगर इसका फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड
पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10,000 से ज्यादा है तो पूरे अमाउंट पे 10% टीडीएस होगा, और अगर 10,000 तक ही है तो टीडीएस ही नहीं होगा। तो इसमें पहले ही कुछ और टैक्स सेविंग बॉन्ड्स थे 8% और 7% वाले, वो वाले बॉन्ड्स तो है ही, उसके अलावा ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड भी जोड़ दिया है। कोई इतना जरूरी नहीं है एग्जाम एंगल से अगर हम देखें तो। सेक्शन 194C में एक क्लैरिफिकेशन डाला है, पूरा सेम है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन क्या डाला है कि 194J जहां लगेगा वहां 194C नहीं लगेगा। ये कुछ लिटिगेशंस की वजह से हुआ है, तो आपके लिए वैसे कोई मटेरियल फर्क नहीं है। 194J अगर कोई चीज टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज का टीडीएस कवर कर रही है तो 194C नहीं लगाएंगे, मतलब C और J में पहले J देखा जाएगा, J नहीं लगा तो ही C एप्लीकेबल किया जाएगा। इसके अलावा बाकी सब रेट चेंजेस हैं। 194DA में 5% से रेट बदल के 2% कर दी है फ्रॉम 1 अक्टूबर, यानी 6 महीने रेट 5% है और बाकी 6 महीने रेट 2% है। तो 194DA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख या उससे ज्यादा की मैच्योरिटी होती है तो टीडीएस काटा जाता है और नेट प्रोसीड्स बाय द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ एनी रेसिडेंट। तो वो पहले 5% पढ़ते थे, अब 2% पढ़ोगे। 6 महीने 5%, 6 महीने 2%, याद रखना है 194DA। ऐसे ही 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट भी 5% से 2%, 6 महीने 6 महीने। ऐसे ही 194H एनी रेगुलर कमीशन एंड ब्रोकरेज भी 5% से 2%, सेम तीसरा अपडेट। चौथा 194IA के अंदर रेट चेंज नहीं हुई है, बट यहां एक बहुत समय से पेंडिंग क्लेरिफिकेशन था, वो प्रोविजो डाल के इन्होंने कवर कर लिया। पहले 194IA में एक प्रॉब्लम होती थी। 194IA क्या है? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहां पर आपको कहते थे कि सर अगर 50 लाख से कम का सेल कंसिडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, यानी सेल कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से कुछ भी अगर 50 लाख या उससे ज्यादा हो गया, 50 लाख या उससे ज्यादा हो गया तो उस पर 1% टीडीएस काटना होगा। तो यहां डिबेट क्या होती थी कि सर ये 50 लाख पर प्रॉपर्टी देखना है, पर ट्रांसफरर देखना है, पर ट्रांसफरी देखना है, कैसे करना है? जैसे 2 लोग बेचने वाले हैं, 3 लोग खरीदने वाले हैं, तो कैसे देखेंगे? प्रॉपर्टी 60 लाख की है बट उसमें 2 लोगों ने ओन कर रखी है तो 30-30 लाख बढ़ गया, तो सर वो तो 50 लाख से कम हो गया। तो इस चीज को लेके काफी लिटिगेशन से गवर्नमेंट ने सारे लिटिगेशन खत्म कर दिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज मोर देन वन ट्रांसफरर और ट्रांसफरी in respect of any movable property, the consideration shall be aggregate of the amounts paid or payable by all transferee to transferor or all transferor for transfer of such immovable property। इन्होंने क्या बोला? सर बेचने वाले कितने हो, खरीदने वाले कितने हो, डज नॉट मैटर, एग्रीगेट देखेंगे। तो 60 लाख की प्रॉपर्टी एक जन ने 3 लोगों को बेची है, एक जन ने 3 लोगों को बेची है, 60 लाख की बेची है ना, टीडीएस कटेगा। 60 लाख की प्रॉपर्टी 3 लोगों ने मिलकर एक जन को बेची है, 3 लोगों ने मिलकर एक जन को बेची है, 60 लाख है ना, टीडीएस कटेगा। 60 लाख की प्रॉपर्टी 3 लोगों ने मिलकर 3 लोगों को बेची है, 60 लाख है ना, टीडीएस कटेगा। यानी सेल कंसिडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से कुछ भी एक अगर 50 लाख या उससे ज्यादा है तो पूरे कंसिडरेशन पे 1% टीडीएस कटेगा। फिर 3 लोगों ने अगर पैसे दिए हैं तो तीनों ने डिवाइड बाई 3 करके या जो प्रपोर्शन है उसमें काटा होगा, बट कटेगा तो सही टीडीएस 1% की रेट पे। ये 194IA के अंदर क्लियर हो गया। 194M में भी 5% से 2% कर दिया, 6 महीने 5% होगा, फिर 6 महीने 2% होगा। देन ये हमारी टैक्स रेट्स की अपडेट्स हो गई, जिसके साथ हमारे टीडीएस के जो अपडेट्स हुए वो हमने कवर कर लिए। मैं इसे एक बार के लिए सिर्फ समराइज कर लूं, इकट्ठा कर लूं, तो आपका 192 में खाली एक छोटा सा अपडेट आया कि टीसीएस की डिटेल भी अब आप दे सकते हैं। 193 में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड ऐड कर दिया कि 10,000 के ऊपर होगा इंटरेस्ट तो टीडीएस नहीं लगेगा। 194DA में 5% से 2% कर दिया। 194G में भी 5% से 2% कर दिया। 194H में भी 5% से 2% कर दिया। 194IA में रेट चेंज नहीं हुई है, बट ये पर प्रॉपर्टी होगा, ये क्लियर हो गया। पर ट्रांसफरर नहीं होगा, पर ट्रांसफरी नहीं होगा। 194M में भी 5% से 2% कर दिया। एंड एक और 194IB में भी 5% से 2% कर दिया। 194IB में ये भी एक एक्स्ट्रा और हमारा पॉइंट आ जाएगा। 194IB में भी 5% से 2% कर दिया है। वो जो आपका रेंट होता है ना, रेंट जो 194I में कवर नहीं हुआ, 50,000 रुपया प्रति महीना वाला, उसके अंदर
जो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी ऑडिट वगैरह नहीं होती है, सैलरीड पर्सन होता है, उसमें भी 5% से उसे 2% कर दिया गया है। ये सारे आपके अपडेट्स किए गए हैं टीडीएस के अंदर, दैट्स इट। और कोई टीडीएस में अपडेट नहीं है। टीसीएस में कुछ और चीजें हुई है बट वो नोटिफाई नहीं हुई है या रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, तो हम खाली जो टीडीएस के मेन अपडेट्स हैं उनको यहां पर डिस्कस कर लिए। इसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर आता है, जिसमें एक छोटी सी बात अपडेट हुई है कि सर जब पैन एप्लीकेशन करते हैं तो आधार कोट करना मैंडेटरी होता है पैन एप्लीकेशन करते वक्त। तो अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप आधार एनरोलमेंट आईडी यूज कर सकते हैं और बाद में आधार नंबर कोट कर सकते हैं, ऐसा जीएसटी में भी होता है। तो यहां इन्होंने ये बात अब डिसकंटिन्यू कर दी है, यानी कि आधार एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे पैन एप्लीकेशन अब हो ही नहीं सकता। आपको आधार कार्ड पहले चाहिए, फिर ही पैन एप्लीकेशन होगा, और कोई रास्ता नहीं है। जिन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी यूज कर लिया है और अभी तक उनका आधार आया नहीं है, उनके लिए सरकार एक डेट नोटिफाई करेगी कि आपको कब तक करना है, बट अदरवाइज आधार एनरोलमेंट आईडी हैज नाउ बीन डिसकंटिन्यूड फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ पैन। और कोई चेंज नहीं है, ये भी कोई खास काम का चेंज नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, खाली आपके डिस्कशन के लिए आपको बता दिया। ये हमने रिटर्न ऑफ इनकम कंप्लीट किया, जिसके साथ हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। हमारे सारे अमेंडमेंट्स अक्रॉस इनकम टैक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के साथ लॉजिकली हमने कवर करने की कोशिश की है। स्टिल आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो या किसी भी तरीके का इश्यू हो कि सर ये वाला कैपिटल एसेट है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। हम आपको असिस्ट करने की एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आराम से उसे रेफर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरीके के ऐसे ही अपडेट्स एंड रिवीजन सेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।